देखो सुनो, क्लास नंबर कौन सी 4। कल की क्लास में हमने क्या समझा? कल की क्लास में हम समझ रहे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या हो। कल की क्लास में हमने समझ लिया। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 क्लास हो चुकी है, मेरी 3 हुई 4 हुई, चौथे नंबर की क्लास हमारी है। चौथे नंबर की क्लास में आज हम समझेंगे भैया कि जो सरकार वैश्विक स्तर पर सरकार का क्या स्वरूप है। जिसके पास नोट्स करना नोट्स खोल कर बैठी हो अच्छी तरह। सरकार वैश्विक स्तर पर सरकार का क्या स्वरूप हो, बहुत गौर तो समझना। मैं समझाने के बाद सुनूंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कैसा आगा और कैसे कितना कितना कहाँ काम का। याद रखना बात यह, वैश्विक स्तर पर सरकार का कैसा स्वरूप हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लो। पूरी दुनिया में जितनी भी सरकारें पाई जाना, वे 2 तरीके की सरकार पाई जाएगी। हाँ, अगर वहाँ संविधान है तो ध्यान तो सुन लेना। जिसके यहाँ संविधान ही नहीं है उसके वहाँ घंटा सरकार मिलेगी। सही बात है। तो पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार की सरकार मिलेगी अगर उस देश के अंदर संविधान है तो। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? 2 ही प्रकार की संविधान मिलेगी, 2 ही प्रकार की सरकार मिलेगी, संविधान मिलेगी, सरकार मिलेगी। जवान बहुत पे चल रही, क्या बात है, इससे पता लगा मैं जवान हो रहा है ना। तो 2 प्रकार की सरकारें पाई जा। कितने प्रकार की? 2। सुन लो, 2 प्रकार की सरकारें पाई जा। 2 प्रकार की सरकारें कौन कौन सी हो? सरकार के 2 स्वरूप हो सके, 2 फॉर्म हो सके सरकार के, गवर्नमेंट के 2 फॉर्म हो सके। आओ समझते हैं। वैश्विक स्तर पर सरकार का स्वरूप, आज की हेडिंग हमारी यही है, वैश्विक स्तर पर सरकार का स्वरूप। पेपर में सवाल कैसा बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से समझते रहिए। इससे भी सवाल आते हैं। वैश्विक स्तर पर सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप। अच्छा, वैश्विक स्तर पर सरकार का स्वरूप, इसका मतलब क्या हो भैया? इसका मतलब हो ग्लोबल लेवल पर जो गवर्नमेंट हो उसकी कितनी फॉर्म हो। यस, ग्लोबल लेवल पर गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म हो, कितने रूप हो, 2 स्वरूप हो सरकार के। और दोनों के नाम मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ और दोनों ही काम के। फिर बताऊंगा प्रश्न कैसा बनेगा, उसका उत्तर कैसे लिखना, और उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा उसमें तो ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनते हैं। सही में बच्चे कैसे कैसे छोड़कर भागते हैं। हमारे यहाँ कौन सा स्वरूप अपना रखा है? पूरी दुनिया में जहां भी संविधान होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पूरी दुनिया में सरकार के 2 ही स्वरूप तुम्हें देखने को मिलेंगे। जिस देश के अंदर भी संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो यही 2 फॉर्म होगी गवर्नमेंट की। ग्लोबल लेवल पे 2 ही फॉर्म होगी गवर्नमेंट की। आओ देखते हैं, समझते हैं। चलो, वैश्विक स्तर पर सरकार के 2 स्वरूप हो गए। हाँ सर जी, बता दो जरा करें कौन कौन से होंगे। पहले नंबर का, दूसरा। पहले नंबर का नाम है हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम। याद रखिए बात है। इसे कहते हैं सरकार का संसदात्मक स्वरूप। क्या कहते हैं? सरकार का संसदात्मक स्वरूप, सरकार का संसदात्मक 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 स्वरूप। याद रखिए बात यार। इंग्लिश में क्या नाम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम कह दो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम। याद रखिए बात है। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं, दूसरे नंबर पर इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति प्रकार का स्वरूप या अध्यक्षात्मक प्रकार का स्वरूप, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार का रूप। हाँ, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार का रूप या अध्यक्षात्मक सरकार का रूप, ऐसे कहते हैं। अध्यक्षात्मक 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 स्वरूप। याद रहेगी बात है। इसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति प्रकार की सरकार, राष्ट्रपति प्रकार, राष्ट्रपति सरकार कह दो, राष्ट्रपति सरकार का रूप। समझ गए? अब सवाल है, जब पूरी दुनिया में सरकार के 2 ही रूप पाए जा, एक तो हमारे पास सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, एक हो सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। अभी भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहे, अभी पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के स्वरूप मिलेंगे सरकार के। क्या तो वहां सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा या सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा। जब 2 ही स्वरूप मिलेंगे, सवाल भारत के संविधान निर्माताओं ने उसमें तो कौन सा अपनाया, तो जो कौन सा अपनाया, कौन सा अपनाएंगे, लेकिन वो तो बहुत बहुत बाद की बात है। इसलिए पहले जरूरी है तुम्हें सरकार के संसदात्मक स्वरूप उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं, कम से कम 5-7 लाइन तो पता ही होनी चाहिए कि सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम हो, उसकी क्या क्या फीचर्स हो, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो। जितनी बात बता रहा हूँ सारी सुनूंगा। मैं कह रहा हूं वैश्विक स्तर पर जो सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो
उसकी क्या क्या विशेषताएं हो। हम कहने लगे ब्रिटेन के पास सरकार का संसदात्मक स्वरूप है, ब्रिटेन के पास संविधान है, हाँ सर संविधान है, सर संविधान तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है सर, नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सर वहाँ एलिखित संविधान है, जब एलिखित संविधान होगा तो वहाँ सरकार भी होगी, हाँ सरकार होगी, सर सरकार का वहाँ कौन सा रूप होगा, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा, सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, सर वहाँ सरकार का ना संसदात्मक स्वरूप। अब सवाल है वहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप ही क्यों अपनाया गया, सही बात किया। अब उसके बाद है यहाँ से सर अमेरिका, हाँ सर अमेरिका भी है, सर अमेरिका के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ सर है, सर अमेरिका का संविधान 1787 में बना था, हाँ सर बना था, जो 1787 में बना था, 1787 में बना था, 1787 में, इतना पुराना अमेरिकी संविधान, सर उसमें सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप क्यों बना रखा है, सर हमें तो ये नहीं पता सरकार का संसदात्मक स्वरूप क्या हो, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप क्या हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम क्या हो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम क्या हो, दोनों में डिफरेंस तो पता होना चाहिए। यही बात वहाँ इंटरव्यू में पूछी जा सकती है तुमसे, जो तुम सामने बैठोगे आज से 40-42 साल बाद, जब भी बैठोगे तुम 40-42 साल कहाँ बाद, 2-3 साल में बैठ जाओगे, 2-3 साल का खेल होगा। अगर बच्चा लगातार तैयारी करता जा रहा है तो लगातार 2-3 साल का खेल हो, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करता रहा। एक ही चीज है बच्चे के अंदर क्या है, उसका जो हो लेवल कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, धीरे 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 करके बढ़ता जाना चाहिए। सही बात है। तो 2-3 साल बाद वो आराम से इंटरव्यू आ जाता। रास्ता नहीं बदलना चाहिए, नहीं, तरीका बदल देना चाहिए। कभी भी जीवन काल में अगर चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो, कभी भी उसका रास्ता नहीं बदलना चाहिए, नहीं, उस तरीका, उसे पाने के लिए तरीका बदल देना चाहिए। समझ नहीं बात यार, क्या बदलना चाहिए, तरीका। यस और नो। चलो, अब सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते सरकार का जो सरकार हो, सरकार का संसदात्मक स्वरूप की क्या क्या विशेषताएं हो? जो मैं बात बता रहा हूँ यही बात पूछूंगा। कौन सी लाइन में तो बोलने मैंने भी क्या बात बताई मैंने? क्या बीमारी है? बीमारी है तो फिर हाँ, जहाँ भी सरकार संविधान होगा उसमें सरकार के कितने रूप पाए जाएंगे। अब तो बहुत क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रहा है तो उम्र के साथ और अच्छा समझ आओगे, माइंड में बहुत शांति मिले। सही बात है। वो बात अलग है जिन्हें 1000 तरीके के डिस्ट्रैक्शन पाल रखे हो, बाबू सोना फलाना पुदीना धनिया, उनके बस की नहीं पड़े पूरी। सही बता रहा, मजाक नहीं कर रहा। सरकार का संसाधनात्मक स्वरूप जैसे एक तो हो, देखो 25 साल से लेकर 20 साल के बीच में इमोशंस फिर भी चरम पे ही हो। जैसे 25 से लेकर 30 के बीच में पहुंच जाओगे ना, या ठंडक पड़ जाए शरीर में जाकर। सही बात है, मजाक नहीं कर रही, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम जाकर। सही हो, फिर इंसान शांति से बैठेगा। और जो 30 के बाद आ जाएगा उसका डेडिकेशन जबरदस्त हो ना, भयंकर वाला, और उसकी शादी ना हुई हो, वो कुछ भी करने के लिए मर गुजरेगा, लेकिन उस शरीर में फिर वो दम नहीं रहता ना। सही बात है। जैसे कोई 18-17 साल का बच्चा, 17-18 साल का, उसे ऐसा लगा वो सब कुछ फोड़ देगा। 18 साल के 19 साल के 18-20 साल के जो बच्चे हो ना, सही में इमेच्योर हो, ऐसे लगो दुनिया के महान में एनर्जी से भरे हुए हो। सही बात है। ऐसे लगो वही आतंक उठा देंगे, क्या है यूपीएससी ऐसे उड़ा देंगे, स्टार्टिंग से यारी मांगे, क्या है पीएससी, कुछ नहीं है, नौकरी तो अनु आवाज चुगा डाल आवाज टोमी ऐसा वो नौकरी। बात में जाके पता चलो कि पढ़ना कितना पड़ा। बात समझ में आई है? चलो दोनों स्वरूप, इसकी विशेषता बता दो सर जी इसकी भी विशेषता बता दो साथ साथ, और हमें समझा दो। अभी भारत के अंदर पहले ही मैं बता के चलूं तुम, ताकि तुम्हारा जुड़ा हो इससे महसूस हो जाए। भारत के अंदर सरकार का संसदात्मक स्वरूप पाया जा, और सरकार का संसदात्मक स्वरूप पाया जा भारत के संविधान में यह बात लिखी हुई, तो संविधान निर्माता ने लिखी होगी। अब संविधान निर्माताओं को ऐसा क्या दिखाई दिया, संविधान निर्माता मतलब इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होंगे, यानी ड्राफ्ट कमेटी के जितने मेंबर होंगे, यानी मुख्य रूप से अंबेडकर जी को कह दो। जब अंबेडकर जी को ऐसा क्या दिखाई दिया, उन्होंने सरकार का संसदात्मक स्वरूप हमारे संविधान में घुसा दिया। सही बात या ये सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप क्यों नहीं लेगा? ये सवाल खड़ा हुआ तुम्हारे सामने, जा खड़ा होगा। ये सर नो, मेरे तो पूछा था उन्होंने फोन करके, हाँ सोनू जी कौन सा स्वरूप रखूं, ये वाला रखो। मैंने कहा ये संसदात्मक स्वरूप रखो। अगर थैंक यू भाई जी। सही बात है। तो यार दोस्त था मैं उनका उस जमाने में, जाकर थोड़ा ही कर लो, आ जाओ। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसे समझते हैं, थोड़ा समझने के लिए ना थोड़ा एक डायग्राम का यूज करते हैं। जो सरकार हो ना, गवर्नमेंट हो, उसके 3 ऑर्गन हो, उसके 3 अंग हो, आप समझते हैं। कोई भी रह, इधर वाला हो इधर वाला हो, कोई भी, यहाँ गवर्नमेंट हमारे पास, हाँ सर गवर्नमेंट क्या हो सर? सरकार हो। सरकार क्या हो? कक्षा 7 के एनसीईआरटी जाकर पढ़ लो, सरकार पता लग जाएगा क्या हो। पॉलिटिकल साइंस की पूरा सरकार का चैप्टर दे रखा है, बताओ सरकार क्या हो? यहाँ के तैयारी में सरकारी नहीं पता क्या हो सरकार? देश में शासन चलाती है। तो इतनी अच्छी स्टोरी दे रखी है वहां कक्षा 7 में जाकर, डूब मरो ना। सही बात है, नहीं तो मैं खुद धक्का दे दूंगा आराम से। क्या रहने दे, बता क्या कौन सी स्टोरी दे रखी है वहां कक्षा 7 को? ये तो कक्षा 7 में तो इससे नहीं पढ़ रखी है।
सरकार सरकार के 3 अंग हो, सरकार के 3 अंग हो। किसी देश में सरकार के 3 अंग पाए जाएंगे। पूरी देश में जो सरकार काम कर रही है उसके 3 अंग होंगे। सुनो देखो, यही होगा 3 अंग। पहले नंबर पर हमारा होगा लेजिस्लेटिव, 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 विधायिका, 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 विधायपालिका कह दूं? सही, विधायपालिका, विधायपालिका, विधायिका क्या दो? लेजिस्लेटिव क्या दो? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, लिपस्टिक नहीं, लेजिस्लेटिव। हिंदी बोलो तमीज से, उसमें होगा। दूसरे नंबर बजाओ, दूसरे नंबर बजाओ हमारे पास, उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्य, नगर पालिका नहीं, कार्यपालिका। इसका नाम है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तीसरे नंबर बजाओ। तीसरे नंबर पर न्यायपालिका, न्यायपालिका, फिर नगर पालिका, न्यायपालिका। जिन्हें नगर पालिका बोल दिया उसका मर्डर कर दूंगा। न्यायपालिका, इसे बोलते हैं जुडिशरी, जुडिशरी। कौन सी सरी? जुडिशरी। क्या? जुडी फिर रही। याद रहिए बात है। तीनों का नाम बताओ जो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी इसे बोलते विधायपालिका या विधायिका। विधेयक बनाने वाली संस्था, विधायिका। अच्छा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायपालिका को भी बांट लेते हैं, बांट लेते हैं, तोड़ लेते हैं। कौन कौन सी चीज देश के अंदर विधायपालिका के अंदर आती है समझाऊं? चलो। अच्छा, तो विधेयक का मतलब क्या हो? कानून बनाने वाली जो संस्था हो उसे विधायपालिका कहते हैं। और विधायपालिका का जो अंग हो ना हमारे यहाँ से, विधायपालिका का, ये विधायपालिका को हम 3 भागों में बांटते हैं। कहाँ बनाए यहाँ कानून? लोकसभा में बनाया। लोकसभा होगी, लोकसभा। यहाँ राज्यसभा होगी। अच्छा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होगी, राष्ट्रपति होंगे। पहले लोकसभा में कोई बिल पास रखा जाएगा। हाँ भाई, क्या करना चाह रहे हैं जी? हम तो महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं, 50% आरक्षण देना चाह रहे हैं। जितने भी आज के बाद जितने भी एमएलए बनेंगे, जितने आज के बाद जितने भी बन जाओ लोकसभा के सदस्य बनेंगे, लोकसभा के जितने सदस्य बनेंगे 543, उसमें तो आधी महिलाएं होनी चाहिए। जब मिलेगा महिलाओं को बराबर का दर्जा, एक बिल पास करना चाह रहे हैं। यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य थे ना, टोटल जो 543 बैठे हुए थे, पुरुष पुरुष बैठे वहां सारे सारे। देखिए मैंने करो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पुरुष वहां भी। और जागो बैठे में भी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारा बाप लगाए ऑर्डर, में भी सारे पुरुष, में भी सारे पुरुष है। सही बात है। तो यार एक बात बताओ करो, एक पुरुष सामने बैठा हुआ, ये पुरुष भी सामने बैठे हुए, गिनी चुनी 4 5 10 20 महिलाएं बैठी हुई, ये सारे मिलकर भारतीय समाज के अंदर इतनी सारी महिलाएं हैं, 49% के आसपास महिलाएं हैं। ये पुरुष मिलकर समाज महिलाओं की समस्या कैसे समाधान कर दोगे भाई? तुम गलत बात है ना। इसलिए मैं कहता हूँ लोकसभा के अंदर हो चाहे राज्यसभा के अंदर हो, सही बात है, इनके दोनों के अंदर महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। क्या बताओ 50% आरक्षण होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं इसे आज बता रहा, दूसरे देशों में पहले थे सब चीजें। सही बात है। और ये जब बिल लेकर आएंगे 2029 में करने को कह रहे, और 2029 बिल से टालकर फिर आगे लेके जाएंगे 29 से 5 33 2033 में लेके जाएंगे, जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। सही बात है। तो ये थोड़ा ही करेंगे, तो मैं ही करूंगा ना। सही बात है। 50% के आसपास। चलो, पहले लोकसभा में कोई बिल पास होगा। लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा में कितने सदस्य बैठे हुए? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जो सामने बैठा, लोकसभा का जो स्पीकर हो ना, चेयरपर्सन जिसे बोल, तो सामने बैठो, चेयरपर्सन जो सामने बैठा हुआ। इस सामने जो कौन बैठे? मेंबर जो सामने बैठे उन्होंने क्या बोला? एमपी। एमपी की संख्या टोटल पता कितनी? 543। 543 453 143 453, तमीज सीख लो। 453 543 कहा मैंने, 143 नहीं कहा। लोकसभा की होगी 500, लोकसभा की होगी 545। लोकसभा की कितनी होगी? 500। 200। राज्यसभा में कितने? 245। 245। इसमें तो मुझे बुला रहे, मैंने फोन कर, मैंने खाली नहीं है। सही बात है। उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो एक ही सिंगल। पहले कोई बिल यहाँ पास होगा, बिल होगा हो, जब तक यहाँ रखा रहेगा बिल कहलाएगा। बिल हिंदी में विधेयक कहेंगे। जब तक यहाँ जाएगा तब भी विधेयक कहलाएगा हो। ये पढ़ेंगे, उससे लिखेंगे, एक करके रीडिंग करके देखेंगे। अच्छी बात, तो कोई सहमत होगा, कुछ तो सहमत नहीं है। मैं इस बिल तो सहमत नहीं हूँ। कोई हाँ चलो मैंने साइन कर दिया, मैं इससे सहमत हूँ। पता लग गया, उसमें तो आधे ज्यादा बंदों ने साइन कर दिए, इसमें तो आधे ज्यादा बंदों ने साइन कर दिए। साइन करके उसके पास जाकर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जैसे साइन करे, अब वो बिल नहीं है,
एक्ट बन गया हो, कानून बन गया हो, वो विधेयक विधेयक शक्ल ले लगा, पता किस चीज की, विधेयक कानून की शक्ल ले लगा, विधि की शक्ल ले लगा, विधि की, निधि की नहीं विधि की, निधि तो गई अपने घर। समझ आई बात है? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम चलते हैं कार्यपालिका पर। किस पर? अभी हम समझेंगे सरकार का जहां संसदात्मक स्वरूप पाए जा तो वहां क्या हो, सरकार के हमेशा 3 अंग हो। इधर भी होगा यही, इधर भी होगा, लेकिन है ना अलग अलग देश में लोकसभा, हमारे यहाँ तो लोकसभा कहते हैं, सही बात है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर इसका कुछ और नाम है, सही बात, सीनेट, कांग्रेस ऐसा करके नाम। हम तो लोकसभा राज्यसभा बोल लो, वहां सीनेट कांग्रेस करके बोल लो। हम एक को तो सीनेट बोल लेंगे, एक को कांग्रेस बोल लेंगे, पढ़े लिखे जो लोगों की जो स्वभाव उनको कांग्रेस बोल लेंगे, वैसे सीनेट बोल लेंगे, सीनेट, सिनक नहीं सीनेट। तो यार तमीज है तुम, क्या कर रहे हो तुम? मुझे बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या कौन कर रहा है। सुन लो, लोकसभा होगा, फिर क्या होगा, राज्यसभा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। पढ़ लो यार, पढ़ लो। उसके बाद क्या है, कार्यपालिका। सुनो सुनो, कार्यपालिका होगी। अच्छा, कार्यपालिका कौन हो? कार्यपालिका वो हो जो देश में कार्य करने का काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? सुनो, एक तो मोदी जी आएंगे, हाँ सर मोदी जी आएंगे, मोदी के साथ 24-25 मंत्री है, वे भी आएंगे, वे कार्यपालिका, कार्य करेंगे, विधेयक कानून बना दिया, उसके आधार पर काम करना, कार्यपालिका। जब भी मैं कार्यपालिका का नाम ले ना, वर्तमान समय में जिसकी सरकार है वही कार्यपालिका। किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी जी होंगे, उनके 24-25 मंत्री होंगे, देश को चला रहे। कौन? स्वास्थ्य मंत्री, कपड़ा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमका मंत्री, मुखड़ा मंत्री, ढिमका मंत्री, इतने मंत्री और के सारे एक आधा पद मेरे खत्म बना देते, शर्मा आती, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री है नहीं, वो दिक्कत है। इतने सारे मंत्री 24-25 मंत्री में होने मिला उन्होंने क्या मिला, क्या बनी? कार्यपालिका। कार्यपालिका याद रहेगी बात। अभी मैं बताने जा रहा हूँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप क्या हो, अभी इतना छोटा छोटा समझ लो। न्यायपालिका क्या होगी? अगर कार्यपालिका कानून के आधार पर काम नहीं कर रही, या विधायपालिका ने जो कानून बनाया संविधान के आधार पर नहीं बनाया, कौन हो तुम? जी विधायपालिका। कौन हो तुम? जी विधायक। ये सब यहाँ सबको जवाब देना पड़ा, ये सबका बाप, इसे पावरफुल हो यहाँ से। अभी यही समझेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन पावरफुल हो। सरकार के 3 अंगों, विधायपालिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। ये विधायपालिका में जो भी कानून बनाए जाएंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति ने साइन करके उन्होंने जो भी कानून बनाया, वो कानून संविधान के आधार पर होना चाहिए। ये संविधान की इतनी मोटी किताब है, सही बात या कल कोई कानून, तुम कौन? जी हम लोकसभा, ये इधर वाले लोकसभा के, इधर वाले राज्यसभा के, मैं राष्ट्रपति हूँ। क्या कर रहे हो तुम? कानून ना, मैं न्यायपालिका हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, ये कौन? राष्ट्रपति बना लो, सही बात है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और मैं कौन हूं? न्यायपालिका। सुन लो यार, सुन लो। हालत ऐसी कर दूंगा जैसे वहां फुल्लू की ओर दी, चुप हो जा, चुपचाप बैठे, शांति, तो एडजस्ट नहीं होता। हो गया यहाँ तक? ये विधायपालिका, ये कौन है? कार्यपालिका। ये कौन है? न्यायपालिका। मैं न्यायपालिका हूँ। ये इधर वाले सदस्य बैठे हैं, मुट्री इधर वाले सारे के सारे, सही बात है, ये सारे के सारे वो विधायपालिका, विधायपालिका, सही बात है। उसके बाद ये इधर वाले ये बैठे हैं ना, कार्यपालिका वाले, ये कौन है? राष्ट्रपति। इन्होंने कोई बिल पास करके भेजा, इन्होंने कोई बिल पास कर दिया, पास करके इसने साइन कर दिया, ये पड़ा सारा ठाकर, खुश हो गए तुम सब, थारी सबकी एक मिली जगह। तो अब मुझे पता क्या लगा, कार्यपालिका भी है, अच्छा विधायपालिका होगी, ये कार्यपालिका होगी। अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होगी। तुमने कानून बना के भेज दिया, यहाँ से कार्यपालिका के पास चला गया। इधर मेरे घर में जो साइड में कार्यपालिका है, समझ की बात है, कार्यपालिका मेरे घर के सारे सदस्य कार्यपालिका होंगे, हम करके चलेंगे। अच्छा, ये बात ना मुझे पता लगा, भारत का कोई भी व्यक्ति ठाकर इस कानून को मेरे पास चलाया, जज साहब, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? जो आप इसमें कानून बनाया गया ना, ये विधायपालिका वाले, विधायपालिका में जो कानून बनाया गया वो संविधान के आधार पर नहीं बनाया गया। संविधान में लिख रखा है कि प्रत्येक महिलाओं को भी बराबर का अधिकार होना चाहिए, सही बात है। और इन्होंने जो कानून बना रखा है उसमें लिख रखा है महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, मैं कौन हूँ? न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन बैठे हुए? जज साहब बैठे हुए। अच्छा, बुलाया जाएगा ना, हाँ भाई कौन हो तुम? जी हम कार्यपालिका से आए। कौन? जी हम के वेणुगोपाल। कौन जी? अच्छा, सरकार का पक्ष रखने के लिए आवा हम हर साल। अच्छा, कौन हो तुम? क्या बोल लो सर? सोलिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोल दो सर। अच्छा, कौन हो तुम? हम सरकार का पक्ष रखने के लिए आते हैं, कोर्ट में खड़े होते हैं, सामने जाकर बताते हैं सरकार ने बनाया। तो सरकार जैसे उन तक पूछेगी, सरकार तो पूछेगी कि बताओ जो तुमने कानून बनाया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, 50% क्यों नहीं दिया भाई? क्या करना चाह रहे थे तुम? जी महिलाएं भारत में इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, चाटा इतना मारूंगा ना कि तुम्हारा कानून आज बाद रद्द, कोई काम नहीं करने का देश में। इतनी ताकत हो न्यायपालिका के अंदर। लेकिन तुम क्या सोच रहे, ये केवल हमारे देश में ही हो, ये सारे देशों में होगी? या ताकत हमारे देशों में होगी, सब देशों में होगी? न्यायपालिका के पास नहीं होने की। यही बात बताएगा सरकार का संसदात्मक स्वरूप क्या हो। समझ बात है, हर जगह न्यायपालिका इतनी पावरफुल नहीं जितनी हमारे देश में न्यायपालिका पावरफुल है। हमारे पास यहाँ न्यायपालिका के पास सबसे ज्यादा ताकत है।
और न्यायपालिका को इतनी ज्यादा ताकत दी ना, इसलिए दी क्योंकि हमारे संविधान ने दी। और संविधान ने क्यों दी? क्योंकि सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपना रखा हमने। यही चीज से मुझे समझनी। अब मैं चलता हूँ राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में लेकर। जब भी मैं राष्ट्रपति प्रकार की सरकार की बात कर दूं, राष्ट्रपति जो प्रकार है ना उसकी सरकार की बात कर दूं, या अध्यक्षात्मक सरकार के स्वरूप की बात कर दूं, तो इसका मतलब अपने दिमाग में केंद्र में अमेरिका को रख लियो, फ्रांस को रख लियो। फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर सरकार का यही रूप अपनाया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री नहीं होते। तुमने कभी सुना अमेरिका का प्रधानमंत्री का क्या नाम है? होता ही नहीं वहां, क्योंकि वहां सरकार का वाला रूप पाएगा। सही बात है। ये तुझे ना अमेरिका के उस प्रधानमंत्री का नाम पता है? रैपट इतने मनो याद रखोगी, गिनने वाला दिहाड़ी पागा। सुन लो। अब तो लिखू पूरा पूरा है ना, शॉर्टकट में लिख दूं। इसे क्या बोलो? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी, हेलो, हो गया तक? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। ये विधायी कार्यपालिका पता लग गया। प्रधानमंत्री, उनके 24-25 मंत्री। कौन? प्रधानमंत्री, उनके 24-25। विधायी पालिका पता लग गया कौन कौन है वो? लोकसभा में कितने सदस्य? 543। इस राज्यसभा में 245। राष्ट्रपति कितने? 50,000। एक ही राष्ट्रपति यार। अभी कौन? द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी। सम्मान देना चाहिए महिलाओं की। अगर पुरुष होता तो मैं कुछ भी बोल देता। वैसे पुरुष राष्ट्रपति के खिलाफ देश में हमारे कुछ भी नहीं बोल सकते, उनका सम्मान करना पड़ेगा। हम राष्ट्रपति के खिलाफ कभी नारे नहीं लगा सकता, कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता कि एक संवैधानिक पद हो। और संवैधानिक प्रधानमंत्री के खिलाफ कर सकते। मोदी को सुबह उठ कर महिलाएं पूरी गाली दे भर भर कर, कभी सुना है? सही बात यार, वैरा का फलाने का। गाँव की महिला बढ़िया दिल, गैस सिलेंडर दे दिया, इसमें गैस कौन भरवागा। रोज सुबह को इतनी गालियां पड़ेगी प्रधानमंत्री को। कभी सोचा राष्ट्रपति गालियां पड़ रही? सही बात है। राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि पद ही ऐसा ना, सरकार का संसदात्मक स्वरूप है। अगर हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप अपनाया होता ना, आज राष्ट्रपति को गालियां पड़ रही होती। किस? नहीं यार, नहाना डेली चाहिए ना, क्योंकि जल संरक्षण अभियान में अपना योगदान दे रहे थे ना। डेली नहाओ डेली। चलो इस बार जाओ। सुनो। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहां भी हो पाया जाएगा? हाँ सर, पाए तो जाएगा। सर एक बात बताओ, जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, ध्यान से सुन लेना, ये जो कार्यपालिका के सदस्य हो ना, ये हमेशा विधायी पालिका की श्रेणी से ले जा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो यहां से कूद कर ना आया हो इसमें। यस, खास बात हो, जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा उसमें सारे के सारे सदस्य कहां से ले जाएंगे? हमेशा विधायी पालिका की श्रेणी से ले जाएंगे। कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायी पालिका की श्रेणी से ले जाते हैं। इसका मतलब कुछ आसान भाषा में समझाओ सर, एग्जांपल देकर। मोदी जी है? हाँ सर मोदी जी है। मोदी जी तो कार्यपालिका में? हाँ सर। उनके 24-25 मंत्री भी है? हाँ सर है। एक भी बंदे ऐसा नहीं होने का जो यहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में हो। दुनिया सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को भिखारी जा रहा, चलो आओ शिक्षा मंत्री बना दो। हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। वो चुनाव जीत कर आना चाहिए जरूर, जनता उसे पसंद करनी चाहिए। हालांकि खुद जो प्रधानमंत्री बना है वो भी चुनाव जीत का है। मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े इस बार। अजय राय के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, इधर अजय राय खड़े थे कांग्रेस के, इधर ही है, बस बच गए। 40-50 हजार वोट तो जीतते, नहीं तो मोदी जी की टाई फीस होगी थी इस बार ही। मजाक नहीं कर रहा। ठीक, मोदी जी की जो लोकप्रियता धीरे धीरे घटती चली जा रही। सुनो, मैं नहीं कह रहा ऐसे मीडिया बता रहा, बेवकूफ मीडिया। तो भाई सुनो, तो कार्यपालिका के जो सदस्य हो, हमेशा जहां सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, वहां सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, उसमें जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो, हेलो, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स में से लेजिस्लेटिव आते हैं। लेजिस्लेटिव, सही बात है। तो लेजिस्लेटिव में विधायिका की श्रेणी से आते हैं जितने भी इसमें मेंबर हो गए। ये सर नो बताओ। अब हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य मंत्री बनता होगा, वर्तमान समय में हमारे यहाँ तो शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। वे कहीं ना कहीं तो चुनाव जीत का होंगे, या तो वे लोक राज्यसभा में होंगे या लोकसभा में होंगे, जब भी तो यहाँ पे जाकर मंत्री कार्यपालिका की श्रेणी में आ सकेंगे। लेकिन इसमें पता क्या हो, इसमें ऐसा हो, इसमें ना जो एग्जीक्यूटिव हो या कार्यपालिका हो, जहां सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप पाया जाएगा ना, जिस देश के अंदर भी सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप पाया जाएगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम पाया जाएगा, तो ये समझ जाओ उसके अंदर जो हमारे पास जो कार्यपालिका के सदस्य हो, वे कार्यपालिका के सदस्य लेजिस्लेटिव से, यानी लेजिस्लेटिव का मतलब हमारे पास विधायिका की श्रेणी से आ भी नहीं सकते, उसकी मर्जी या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करे। इसलिए से राष्ट्रपति प्रकार की सरकार क्या हो, वहां राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा ताकत हो, प्रधानमंत्री की ताकत नहीं होती, वहां राष्ट्रपति की ताकत हो। यहाँ जो सदस्य होंगे, कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, वे विधायिका की श्रेणी से लिए भी जा सके, ले भी नहीं जा सकते। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते, रास्ते में कोई व्यक्ति, अच्छा अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के हो चाहे
अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जहां भी राष्ट्रपति प्रकार की सरकार होगी, ये समझ जाओ अगर वहां राष्ट्रपति कोई भी लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ना मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं अमेरिका राष्ट्रपति हूँ, मुझे लग रहा है ना मोटरी जो शिक्षा मंत्री बनने लायक है, मैं इसे कल को शिक्षा मंत्री बना दूं, चाहे चुनाव जीतता हो या नहीं जीतता हो कहीं से, सही में, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या नहीं हो, चाहे विधायिका की श्रेणी में हो या नहीं हो, रास्ते में कोई सोचता बैठा है ना, उसे भी जाकर मैं प्रधानमंत्री सोचता बैठा हुआ ना, उसे भी जाकर मैं उप मंत्री बना दूंगा, कोई ना कोई मंत्री का पद दे दूंगा, कपड़ा मंत्री बना दूंगा या स्वास्थ्य मंत्री बना दूंगा। सही बात है ये सर नो, ठीक। क्या हुआ, कोई राहत भिखारी हो, चाहे भिखारी को पकड़ कर मंत्री बना देंगे, यही हो अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार पर। अच्छा तुम्हें बताओ बढ़िया कौन सा लग रहा है, ये वाला बढ़िया लग रहा है, वाला बढ़िया, ये वाला बढ़िया लग रहा है, वाला बढ़िया लग रहा है, अपनी बेरी के बेर सबको मीठे लगा, अपनी बेरी के बेर सबको मीठे लगा, सारी गलती नहीं है, ये भी सरकार का सही स्वरूप है। लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, आगे बढ़ते रहेंगे, तुम्हें लगेगा ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है, सही बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें बताओ क्या हो और क्या खास बात हो, जहां भी सरकार का संसाधनात्मक स्वरूप हो, जब मैंने नोट्स लिखवा रखा है उसमें ऐसा करके लिखवा रखा है, संसाधनात्मक स्वरूप और अध्यक्षात्मक स्वरूप दोनों में अंतर, डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस लिखने को, ये तो पहला पॉइंट होगा जो मैंने तुम्हें बताया। इसमें क्या खास बात होगी, कार्यपालिका के सदस्य हो हमेशा वे विधायिका की श्रेणी से आएंगे, इसका मतलब समझ गया क्या मतलब हो। मनमोहन सिंह का नाम सुना, मनमोहन सिंह कभी कहीं तो चुनाव नहीं जीतते, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, सही बात है कि कहीं तो एक सीट पर चुनाव लड़वा दिया हो, वे तो हमारा सर में कॉलेज में पढ़ाया करते थे। सोनिया गांधी को किसी ने बताया, सोनिया गांधी को जाना ही, राहुल गांधी की मम्मी, अब राहुल गांधी भी नहीं जानते क्या, सही। जो मोदी के सामने टक्कर पर खड़े रहा चुनाव लड़ने में, ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो जो राहुल गांधी होंगे तो उनकी मम्मी थी सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी को लगा व्यक्ति तो बढ़िया, नॉलेज बढ़िया, क्योंकि वो बाहर से पढ़ गए थे, इकोनॉमिक्स में कर रहे थे और इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहे थे कॉलेज में, उन्होंने व्यक्ति बढ़िया, इसकी नॉलेज बढ़िया गजब की, वहाँ से उठाया और वहाँ से उठाकर असम से सीट खाली करवाई, सीट खाली करवा कर वहाँ राज्यसभा का सदस्य बनाया। जब राज्यसभा में चले आए में, अब राज्यसभा चला कर फिर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। अगर वहाँ तो असम से उन्हें चुनाव न लड़वाते राज्यसभा का, तो वहाँ तो राज्यसभा के सदस्य ना होते में, ये समझ जाओ फिर यहाँ नहीं आ सकते हैं बिल्कुल भी, या प्रधानमंत्री बन सके। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत जरूरी हमारे देश में, जहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, कोई भी मंत्री बनने के लिए, कार्यपालिका की श्रेणी मानने के लिए, मंत्री बनने के लिए बहुत जरूरी क्या तो लोकसभा में रहा हो या फिर वो राज्यसभा में रहा हो, जब जाकर उसे बनाया जा सके। मान लो कल को तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो लोकसभा में होना चाहिए, क्या तो तुम कहीं तो चुनाव लड़ो, सही बात है, फिर राज्यसभा में या राज्यसभा के टिकट पर चुनाव लड़ो, राज्यसभा पर चुनाव लड़ो तुम, उसके बाद जैसे लोकसभा में राज्यसभा में तो फिर यहाँ जाओगे तुम आराम से, देख लो तो कभी चुनाव भी लड़े। ये सर नो, इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा होगा, पता नहीं लड़ाई होगा, मैं क्या लेना, इतने सारे प्रधानमंत्री रहे, कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ाई होगा। मैंने मनमोहन सिंह का तुम्हें बताया, मनमोहन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था, राज्यसभा की सीट से खाली करवा कर फिर सागर को प्रधानमंत्री बनाया था उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से हुआ। ये सर नो। अब उसके बाद देखो यहाँ एग्जीक्यूटिव होगा, क्या है एग्जीक्यूटिव, जब एग्जीक्यूटिव होगा मेरे पास, ये हमारे पास यहाँ पता क्या हो, जहाँ अमेरिका हो, अमेरिका में यही सरकार है, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। अभी मैं तुमसे पूछने वाला हो रहा क्या क्या बताया मैंने, इसकी क्या विशेषता बताई, इसकी क्या विशेषता बताई, इस बार मैं 4 लाइन बताऊंगा, चारों लाइन सुन लूंगा। जहाँ सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा ना, वहाँ इसके अंदर जो कार्यपालिका होंगे, कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होंगे, वे हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे, विधायिका से आएंगे, विधायिका की श्रेणी से आएंगे, तो विधायिका की श्रेणी से खुद को आ भी सकते हैं, आ भी नहीं सकते, निर्भर करता उस वहाँ के जो राष्ट्रपति उस पर निर्भर करता। सही बात है, वे जिसे चाहो सब मंत्री बना देंगे, याद रहेगी बात। दूसरी बात, पहली बात पता क्या बताया, इधर क्या व्यवस्था हो, कौन सा स्वरूप है सरकार का, क्या हो उसमें, हाँ विधायक कार्यपालिका, फिर किस पर निर्भर करेगा, वहाँ के राष्ट्रपति क्या बताया, बता इधर क्या बताया था, इसमें क्या अंतर हो, डिफरेंस क्या उसमें, इसमें नहीं ढंग से बताओ तो क्या हो, जिस देश के अंदर भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, ठीक, मैं इतनी इंग्लिश तुम्हें समझा दूंगा, कल को तुम अपना मीडियम भी चेंज करना चाहो ना तो मीडियम भी आराम से चेंज करो, तो मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें, इतनी साथ साथ जीत कर सीख कर चलो। चले चलो नेक्स्ट, और क्या खास बात हो सर, और भी बताओ। हाँ चलो भाई, और ही बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे तुम्हें। जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, सुनो सुनियो, जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, ये पहली खास बात हो तो अंतर समझ में आ चुका है। दूसरा अंतर डिफरेंस, जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, इस देश में
जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम होगा, वहां संविधान का प्रमुख अलग होगा और सरकार का प्रमुख अलग होगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख चेयरमैन जिसे बोलते हैं वो अलग होगा और उसका चेयरमैन अलग होगा संविधान का। तो हमारे यहाँ संविधान का जो प्रमुख हो वो राष्ट्रपति को माना जा, राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख हो, संविधान का रक्षक हो, संविधान का रक्षक को किसे माना जा, सही बात है राष्ट्रपति को, किस राष्ट्रपति प्रमुख को, प्रमुख क्या हो तो अच्छा रहेगा। संविधान का प्रमुख किसे माना जा, राष्ट्रपति को। लेकिन सरकार का जो प्रमुख हो वो प्रधानमंत्री। हमारे मैंने कहा यहाँ एक तो हमारे पास हो सरकार, एक क्या हो सरकार मतलब गवर्नमेंट होगी हमारे पास, क्या होगी गवर्नमेंट, एक हमारे पास संविधान, संविधान दोनों का प्रमुख अलग अलग हो नहीं होता। तो सरकार का प्रमुख कौन हो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नाम का पीएम लिख दूं, इसके नाम का क्या लिख दूं, प्रेसिडेंट लिख दूं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, किसके पति, राष्ट्र के पति। तो कौन से पति, राष्ट्रपति। दो पत्ती मुंह यही क्या देखना, मुंह यही मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात टाइम लगा के देखना। दो पत्ती ये भी मैं आई कीर्ति सेन की, तुम्हें पता क्या, अभी जाके चेक करिए वही मूवी आई अभी, सही बात है। पहले तो देखो जब ये मूवी बनाई जा रही थी ना, वक्त उसने पहले मुझे फोन करा कि मैं आपके साथ मूवी बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा पढ़ रहा हूँ यार, मैं डिस्टर्ब ना करूँगा। तो यहाँ सरकार का प्रमुख तो अलग होगा और जो संविधान है उसका प्रमुख अलग होगा। सरकार और संविधान का दोनों का प्रमुख अलग अलग होगा। सुन लो, सरकार और जो संविधान है उन दोनों का प्रमुख अलग अलग होगा। यहाँ पता क्या हो इस वाली व्यवस्था में, यहाँ जो सरकार हो उसका भी प्रमुख एक ही और जो संविधान हो उसका भी प्रमुख एक ही, सबका बाप एक ही राष्ट्रपति। और यहाँ देखो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर हो, यहाँ राष्ट्रपति के पास कम पावर हो। अभी कभी बच्चे सोचने लगा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री इतना पावरफुल क्यों है और अमेरिका में राष्ट्रपति इतना पावरफुल है। अरे वहाँ सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है, पढ़ने का भाव हो। इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तुमको घंटा पता था, घंटा पढ़ता पहले तो ये तो मान के चलो तुम, सही बात। मुझे लगा तुम ये भी नहीं पता था एक का दूसरे नंबर बजा, दूसरे नंबर पर यहाँ क्या हो, एक तो सरकार, क्या हो सरकार, एक क्या हो हमारे पास संविधान, संविधान के निर्माता, संविधान का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। ऐसा कहां से, फ्रांस का, फ्रांस, याद रहेगी बात है। अब अंबेडकर के जब अब संविधान लिखे होंगे, रात को बैठकर संविधान लिखते रहते थे यार, हम संविधान के अंदर कौन सा स्वरूप रखना चाहिए, लिखे होंगे नहीं, पहली बार लिखे होंगे। सोचो अभी अंबेडकर 1940 में जब संविधान लिखे होंगे, यार मैं सरकार का कौन सा स्वरूप रखूं। तो रात को उन्होंने दिक्कत खड़ी होगी नहीं, ये वाला स्वरूप रखूं, ये वाला स्वरूप रखूं। तो फिर मैं किसे फोन लगाते थे, मुझे फोन लगाते थे, आप अच्छी जानकार हो, आप तो मेरे दोस्त से, चलो बताओ, मजाक नहीं कर रहा, मैं अपना नाम नहीं बताने का उस टाइम पे मैं कौन था, सही बात है। मानवेंद्र नाथ रॉय समझा नहीं, मानवेंद्र नाथ रॉय नहीं जानते क्या, एम.एन. रॉय, बी.एन. राव का नाम सुना, वे बस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंबेडकर के बाद उनका ही नंबर आया था, उनके बराबर के लमसम में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो जो बी.एन. ना होता ना, बस आगे बताने का, समझ गया ना, बस उस टाइम पे फिर मैंने दूसरा जन्म लिया आपने, बताइए नहीं किसी को, ठीक है। सुन लो, तो अंबेडकर ने मुझे फोन किया, यार बी.एन. राव एक बात बता, बी.एन. राव, हाँ एक बार विजयलक्ष्मी पंडित थे, चटे चटे बजे थे, बता दो इधर देखो बात मत करो, सुन लो। सरकार होगी, एक संविधान होगी, तो सरकार संविधान का प्रमुख एक ही होगा, ठीक। अच्छा, अंबेडकर के सामने समस्या रही होगी सरकार का कौन सा रूप रखना चाहिए, यहाँ से ये वाला, ये वाला। तो पता उन्होंने फिर मेरे से पूछा, उन्होंने फोन करा, मैंने कहा एक काम कर दो, ये वाला स्वरूप डाल दो तुम संविधान के अंदर, ये वाली बात लिख दो। ये वाली बात क्यों लिखो, मैंने कहा यार अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी, तू भी इस तरह कर ऐसी बात नहीं करेगा, फिर बाद में बताऊंगा तुझे, क्लास के बाद मिलेंगे, ठीक। अभी बात करेंगे, मजाक नहीं कर, बात करेंगे इस पर, चलो। उसके बाद मैम प्लीज डोंट टॉक, तीसरे नंबर की बात, इसी खास बात क्या हो, सरकार का संसदात्मक स्वरूप, सरकार के संसदात्मक स्वरूप की और क्या विशेषता हो, ठीक है। सरकार का संसदात्मक स्वरूप उन्हीं देशों में अपनाया जाएगा जहां हमेशा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं और तुम देखना हमारे देश में इस बात का उल्लंघन हो रहा नहीं हो रहा वर्तमान समय में, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात अलग लिखी हुई और देश के अंदर शासन प्रशासन अलग हिसाब से चलाया जा रहा है, और तुम आज साफ साफ सुनमक दिखाई देगा, हाँ भाई जी, हाँ सच में भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा देश में। अभी तुम कहोगे, कूद का कहोगे, समझ याद रहेगी बात और समझते। दूसरा,
जहां भी देश, जिस देश के अंदर भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप पाया जाएगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम पाया जाएगा, उस देश के अंदर हमेशा क्षेत्रीय काउंसिल को बल दिया जाएगा। कौन से काउंसिल को? राष्ट्र सेकेंडरी होगा वहां से। अब हम यहाँ क्या करें, हम सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्र का झंडा लेके घूमते रहे। देश को बचाना जरूरी। अरे हमने सरकार का संसदात्मक स्वरूप बना रखा अपने देश के संविधान के अंदर। हमारे यहाँ राष्ट्र इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितनी क्षेत्रीय आकांक्षा इंपोर्टेंट है। हमारे यहाँ घर में खाने को नहीं है। अब एक आसान भाषा में समझाता हूँ, एक उठपटांग बातें करूंगा थोड़ी सी। मैं कहने लगूंगा, एक बात बताओ कर, एक मुझे, एक हो देशभक्ति, दो तरीके तुम्हारे पास। ये लड़की, तुम सभी बैठे हो, चलो मान लो एक तुम्हारे घर में तुम्हारी माताएं बीमार पड़ी हुई, सही बात है, बहुत बीमार पड़ी तुम्हारी माताएं, और दूसरा क्या है, तुम सुबह से लेकर शाम तक तुमने कहा अपने देश और अपनी माँ एक को चुनना, या तो तुम अपनी माँ को बचा सको या अपने देश को बचा सको। अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, फिर तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा तुम्हारे सामने, तुम्हें ना फिर मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें पाकिस्तानी बना दिया जाएगा। क्या तो तुम पाकिस्तानी बन जाओगे या फिर अपनी माँ को बचाओगे, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। मजाक नहीं, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आज बताओ करें, इस सवाल का उत्तर दे दो, इस सवाल का उत्तर दे दो। क्या तो तुम अपनी माँ को बचाओ या फिर तुम पाकिस्तानी बन जाओ। पाकिस्तानी बनकर जिंदे रहोगे, तुम्हारी माता भी पाकिस्तानी है, तुम भी पाकिस्तानी हो जाओगे। अब तुम क्या करोगे? पाकिस्तानी बनना पसंद करोगे? तुम पाकिस्तानी बनना पसंद करोगे? क्या करोगे? अपनी माता को मार देगी तू? उड़ा दी है कोई जवाब? मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, समझ बात यार, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है इस टाइम। क्या तो तुम अपनी माता को बचाओ या फिर तुम पाकिस्तानी बन जाओ। दोनों में कौन सा चुनोगे? माता को बचाओगे? पाकिस्तानी बनना पसंद करोगे? मेरे देश में कोई काम नहीं है, कैमरा बंद करो, भागो, निकल आते हैं। देश में कोई काम नहीं है तुम्हारा। अच्छा, जो मैंने सवाल पूछा ना, यही सेम सवाल इंटरव्यू में सामने रखेगा, यही सेम सवाल ना इंटरव्यू में सामने रख देगा। अब तुम कैसे बाहर निकलोगे इस तरह? बताओ, एक लड़की उत्तर दे रही, बताओ। पाकिस्तानी बन जाइए, अपनी माँ को बचा दे, तो यहाँ मूवी चल रही है कोई? बात मत करो और बताओ, कोई इलॉजिकल बात है तो और कोई है? किसी के पास इस बात का जवाब है? दो क्या? पहले नु बताओ, तुम भारतीय संविधान के अनुसार काम करोगे नहीं करोगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का हमने संसदात्मक स्वरूप अपना रखा है या अध्यक्षात्मक स्वरूप अपना रखा है? जहां सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा वहां तुम राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बल दोगे, जहां सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा वहां तुम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल दोगे। तुम्हारे क्षेत्र में जो समस्या वो प्राइमरी होगी, तुम्हारा राष्ट्र सेकेंडरी होगा। तो तुम्हारे क्षेत्र में समस्या, तुम्हारे घर में समस्या, क्षेत्र में तो बार बार होगी। उसे बताना चाह रहे तुम अपनी माँ को बचाओगे पहले, सही बात यार। उसके बाद रहना ही तो, बस नाम बदलने तो क्या हो रहा है, नाम ही तो बदल दिया, पाकिस्तान और इंडिया। इंसान रह रहे, खाना खा रहे, खाना में भी खा रहे, सोच का अंतर है, सही बात यार, सोच का अंतर है सिर्फ ये। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब तुम पाकिस्तानी बन जाओगे। अरे भाई, जान तो बच जाएगी, जब मरी जाओगे तो फिर क्या करो? सही बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। देख लो, खुद ही कह रहा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं सर्वोपरि होगी। यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल दिया जाएगा। कौन सी आकांक्षाओं को? क्षेत्रीय मुद्दों पर बल दिया जाएगा। और हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक लेकर राष्ट्र का झंडा लेकर घूमते रहते हैं, राष्ट्र को धर्म के साथ मिला के देते हैं। दो झंडे के साथ चलते हैं, एक तो दूसरा झंडा चलेगा धर्म का, एक दूसरा झंडा चलेगा, दोनों के साथ लेकर चलेंगे। इसे दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे, धर्म को राजनीति के साथ मिला रहे। और जिस देश के अंदर भी धर्म को राजनीति के साथ मिला जाएगा ना, वो देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। हम बड़े लोग हो चुके, हमारे मुद्दे क्या है? जाति धर्म पर लड़ रहे हैं आज भी हम। अरे यार, हमें प्रोडक्शन पर लड़ना चाहिए, गरीबी भूखमरी को समाप्त करने के लिए लड़ना चाहिए। हम किन चीजों पर लड़ रहे हैं आज? सही बात है, इतना बुरा हाल हो चुका हमारा। किन चीजों पर? हमारे मुद्दे क्या है? चाइना इतना आगे क्यों निकल गया? हमारे तो 2 साल बाद आजाद हुआ, उसका उनके वहां मुद्दा प्रोडक्शन का, उत्पादन का। सिंगापुर हमारे से बाद में आजाद हुआ, या फिर कितना आगे निकल गया? समझ बात है, कहाँ कितनी बड़ी इकोनॉमी में हो, कारण क्या है? उनके मुद्दे अलग, हमारे मुद्दे अलग। याद रही बात है। अभी मैंने तुम्हें फंसा लिया था इंट्रोडक्शन, सही इंटरव्यू फंसा लिया था फिर तुम। एक सवाल और पूछूंगा, चलो बात। तो तुम्हें एक तुमने पता लग चुका कि हमारे यहाँ पता लग चुका। इसमें अगली बात है, इसमें जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, वहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल दिया जाए। और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब है वहां ना क्षेत्र की समस्या। हमारे यहाँ सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता, इसका मतलब हर चीज में डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ से, हर कल्चर में भी डाइवर्सिटी। तो इसके बाद समस्या भी फिर अलग अलग प्रकार की होगी, भांति भांति प्रकार की। और मेन मकसद यही है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उन समस्याओं को निराकरण करना, उन समस्याओं को समाप्त कर देना। तो उनका निराकरण कैसे होगा? कौन सा करण? सही बात है।
तो उनका निराकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ना उन पर बल देना होगा, उनके लिए योजना चलानी होगी, स्कीम चलानी होगी। इससे क्षेत्र का अंश बल जाएगा, जहां भी सरकार का संसाधनात्मक स्वरूप होगा। क्षेत्र की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्र दूसरे नंबर पर रखेंगे हम। सही बात है। मान लो एक क्षेत्र के लोग मर जाएंगे, एक लोग क्षेत्र के 500 लोग मर जाएंगे, ठीक, और तुम कह रहे हमारा देश बच जाएगा, तो तुम 500 लोगों को मारना पसंद करोगे? ऐसे क्षेत्र में मान लो कि 50 करोड़ लोग रह रहे, तो तुम 500 लोगों को मारोगे अपने देश को बचाने के लिए? नहीं मारोगे ना। इसका मतलब यही कह रखा है सरकार का, क्षेत्रीय समस्या पर ज्यादा बल दो, राष्ट्र पर दूसरे नंबर बल दो। सही बात है। इसलिए सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया। कौन सा अपनो स्वरूप? क्षेत्रीय का अंश बल दिया जाएगा। रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन, एस्पिरेशन, रीजनल क्षेत्रीय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर बल दिया जाता है। आकांक्षा पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर बल दिया जाएगा। इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। ये राष्ट्र के लिए किसी को भी मार देंगे। सही बात है। यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा ज्यादा प्रबल हो, राष्ट्रवादी विचारधारा। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में डिबेट है, पता क्या, हमारे यहाँ सरकार के संसदात्मक स्वरूप कहीं दिखाई नहीं देता। हमने तो सरकार का संसदात्मक स्वरूप बनाया, सब राष्ट्र राष्ट्र को लेकर घूम रहे, राष्ट्र के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ 15-20 सालों के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा ज्यादा प्रबल हुई, जो देश के लिए सही भी नहीं है। राष्ट्र तो पहले, राष्ट्र को कौन कुछ भी नहीं कर सकता, ये इकोनॉमी का दौर है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे हम। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चीज हमारे पास मौजूद है, पूछो क्या है? जनसंख्या। क्या है? बनाओ। यूरोप वाले ये कह रहे, पता क्या कह रहे, हमने ये प्रोडक्शन कर दिया, वो प्रोडक्शन कर दिया। अरे तुम्हारा तो जो सामान था, मान लो अपने घर में क्या बना रहे, एलसीडी बना रहे, एलसीडी टीवी बना के बैठ के, तो उनके घर में सब टीवी हो गए। अब क्या करेंगे टीवी का? कंपनी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी नहीं तो क्या करेंगे? भारत जैसी मार्केट में जाकर बेचेंगे, बेचेंगे नहीं बेचेंगे? हम खरीदते ही नहीं, जाओ उनकी कंपनी बंद पड़ी, घाटे में पहुंच जाएंगे। तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है, क्या नाम है? पॉपुलेशन। सही, उसे कहते हैं ताकत जनसंख्या के अंदर। भीड़ में ताकत नहीं होती क्या? सही बात है। तुमने करा क्या? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन का कुछ करा थोड़ा है तुमने? क्या करा बताओ? एक तो पॉपुलेशन और एक पोल्यूशन। भारत के लोगों दो में प्रथम है इसमें। सुन लो, जाओ बाहर जाओ, जो अली। इसमें क्या हो, इसमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं बल देगा, नेशनल एस्पिरेशन पर ज्यादा बल देगा, राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर, राष्ट्रीय आकांक्षा पर बल। किसे बल देंगे? राष्ट्रीय आकांक्षाओं। यहाँ राष्ट्र सर्वोपरि होगा इनके लिए। हमारे यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, दूसरे नंबर पर राष्ट्र को ले आएंगे। लेकिन अब हमारे उल्टा हो रहा है आजकल। अब मोदी जी क्या, राष्ट्र के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि है। मोदी जी पॉलिटी पढ़ लेते। अब तुम राष्ट्र सर्वोपरि, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत थोड़ा ही कह रहे। मोदी जी फिर जो भारत के संविधान निर्माता थे, तो वे तो बेवकूफ नहीं होंगे ना, उन्होंने तो कहा था क्षेत्रीय समस्या पर ज्यादा बल दे लो। सही बात है। तुम राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहे हो, पड़ोस के लोग भूखे मर रहे, पड़ोस में मेरे लोग भूखे मर रहे, तुम राष्ट्र राष्ट्र जो चिल्ला रहे हो, पड़ोस में तो लोग भूखे मर रहे सारे के सारे, वैसे तो उनकी मौत ही आ रही। राष्ट्र को बचा के क्या करो जब उनके लोग नहीं बचने के? जब राष्ट्र को तुम कह रहे हम अपने देश को बचाएंगे, देश के सारे लोग मर गए। नहीं समझेगा तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा हूं मैं। जितना मैं बोल लूंगा ना, जितनी तुम्हारी विचारधारा डेवलप होगी, इतने तुम मजबूत होगे, इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरव्यू में जाकर यही झलकेगा। पर्सनैलिटी डेवलप हो क्लास में बैठकर। क्या डेवलप हो? पर्सनैलिटी। हर मुद्दे का जवाब, जितने में डिबेट करूंगा ना इस पर, इतना तुम्हारे पास जवाब रहेगा। वो सामने वाला काउंटर अटैक करेगा, तुम एकदम तुरंत उत्तर दे दोगे। समझने की बात क्या? तो पता लग चुका सरकार का संसदात्मक स्वरूप को क्यों अपनाया था। तो सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप हमने क्यों नहीं अपनाया? हमारे यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं ज्यादा थी, वो ज्यादा खतरनाक थी। पड़ोस का कल्लू बिना दवाई के मर गया। सही बात है। पड़ोस का कल्लू बिना दवाई के मर गया, तो क्षेत्रीय समस्या महत्वपूर्ण है मेरे यहाँ से। सही बात है। मैं राष्ट्र का झंडा उठाकर नहीं घूमूंगा। अम्बेडकर को यह बात अच्छी तरह बताती, इसलिए उन्होंने सरकार का संसदात्मक स्वरूप डाला, संविधान के अंदर सरकार का संसदात्मक स्वरूप डाला उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि मेरे देश के अंदर अलग अलग भांति भांति प्रकार की, नाना प्रकार की विविधताएं हैं। नाना प्रकार की क्या है? विविधताएं। और उनके पास अलग अलग भांति भांति प्रकार की समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं? भांति भांति प्रकार की समस्याएं। अम्बेडकर को पहले बता दिया बात, अगर ये वाला स्वरूप अपनाया ना, तो उनकी जिंदगी में कोई अमूल चूल का परिवर्तन नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? अमरूद नहीं, अमूल चूल का परिवर्तन। समझ नहीं बात है। इसलिए बहुत जरूरी था, उन्होंने केवल इसी स्वरूप को अपनाया।
जैसे याद रही बात है कि भारतीय संविधान के अंदर सरकार का कौन सा स्वरूप अपनाएगा? संसदात्मक स्वरूप। अच्छा, ये भारतीय संविधान के अंदर, हाँ अब तुम पढ़ोगे इसका और क्या खास बात हो, जहां भी जो सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो उसमें जो विधायपालिका न्यायपालिका हो, न्यायपालिका के पास कार्यपालिका और विधायपालिका की तुलना में ज्यादा शक्तियां हो। जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, वहां न्यायपालिका के पास विधायपालिका और कार्यपालिका की तुलना में ज्यादा शक्तियां हो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोनो प्रॉब्लम? अब बताओ यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? न्यायपालिका नहीं है? समझ नहीं बात यार। न्यायपालिका देखो, जेबीएम पिक्चर देखी थी तुम ना? हाँ सर देखी थी। जेबीएम पिक्चर में वह केस हारती चली गई थी, लास्ट में जाकर न्यायपालिका में उसको न्याय मिला, नहीं मिला? सही बात यार। कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकता, लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ, तुम सम्मान देगा। पहले तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सम्मान नहीं मिला ना, सही बात, तो फिर तुम हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में नहीं जाओगे तो तुम अपने न्याय के लिए कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाओगे जिस दिन, समझ जाओ उस दिन न्याय मर जाएगा दुनिया में। और ऐसा हो नहीं सकता। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, भारत की न्याय व्यवस्था इतनी ठप, यहाँ तो कोई जीत कर नहीं आता, हमेशा हार गया हो। एक बार कोर्ट में मामला चला गया ना तो गया, क्योंकि उसका नंबर ही पता नहीं कितने सालों बाद आएगा तुम्हारे केस का। इतने सारे कोर्ट में केस पेंडिंग। सही बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए। किसी का जो भी मामला आ रहा है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तुम ऐसे सजेशन दोगे सरकार को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए ताकि मामलों को जल्दी जल्दी त्वरित न्याय करा जा सके। त्वरित न्याय का मतलब तेजी के साथ मामलों को निपटाया जा सके। समझ नहीं बात? पता लग चुका? अब बताओ, जहां भी न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल होगी नहीं होगी? अब पता लगा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? न्यायपालिका। और न्यायपालिका को इतनी ताकत किसने दी? संविधान ने। किसने दी? क्योंकि सरकार का हमने कौन सा स्वरूप अपनाया? कौन सा? इसलिए हम ना देखो, हाँ इनके बीच में बहुत कम नाम मात्र का अंतर हो, बिल्कुल नाम मात्र का अंतर। सही बात। लेकिन इसके बीच में क्लियर कट सेपरेशन हो। न्यायपालिका को कोई सदस्य कार्यपालिका था, अब विधायपालिका था। अब यूं थोड़ा ये कोई लोकसभा में बैठा है, न्यायपालिका का साफ साफ कह रखा है इसमें संविधान में, जज साहब का मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं होगा। जज साहब का मंत्रियों से कोई लेना, प्रधानमंत्री तो कोई लेना देना नहीं होगा। कल को प्रधानमंत्री के जानकार का कोई व्यक्ति जो अपराध कर दिया, उसने कोई मर्डर कर दिया, ये तो फोन करके बच्चे बैठ लेंगे, उसकी जान पहचान हो, गलत नहीं हो जाएगा। इसलिए संविधान निर्माता को पहले जानकारी थी, ये तो किसी को बचा लेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले पता क्या तस्वीर देखी गई? हमेशा न्यायपालिका जो हमारे यहाँ डीवाई चंद्रचूड़, उनके घर में मोदी जी थाली लेकर आरती उतार रहे थे। अच्छी बात नहीं है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर जा सको, तुम सार्वजनिक क्यों कर रहे हो? मेरे हिसाब से सही नहीं है, संविधान के हिसाब से गलत है। सही बात है, लोगों का ट्रस्ट कम होगा कि एक जो प्रधानमंत्री है, न्यायपालिका हमारे न्यायाधीश हमारे यहाँ डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इनके घर में थाली आरती उतार कर क्या रहे भाई? तो लोगों का तो ट्रस्ट कमजोर होगा ना फिर न्यायपालिका पर। कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया, न्यायपालिका के अंदर कुछ ऐसे जानकार आए जिनके संबंध हमेशा कार्यपालिका के सदस्यों तो रहे। सही बात या उनकी मिली भगत रही। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे यहाँ कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में समझ जाओ, सरकार का जो संसदात्मक स्वरूप वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना स्टार्ट हुआ। सही बात या अच्छी तरह हमारे यहाँ वर्क नहीं हो पाया। तो ये धीरे धीरे इनमें सवाल बनते रहे, डिबेट के मुद्दे रहे हमेशा देश के अंदर। जब हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम इसके हिसाब से काम होना चाहिए ना, हमारे तटस्थ न्यायपालिका होना जरूरी है। न्यूट्रल हमारे पास या जुडिशरी होनी चाहिए, इनका इस तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जा, अगर कोई भी इनसे रिलेटेड केस आया ना, मान लो पता लग गया किसी मंत्री के लड़के ने कोई गलत काम कर दिया और उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फोन कर रात को बैठकर सामने जाकर फोन करो, जज साहब को कोई केस देख लियो, तुम्हारे पक्ष में फैसला आएगा। ये बात चलती है, चलती होगी, क्यों चलती होगी? कहीं सामने तो कुछ और हो, पीछे कुछ और हो भाई, चलती होगी। तो पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया। कानून हमेशा गरीब लोगों के लिए ही है, ये तो मैं बार बार कहता हूँ। जो इस देश में जो कानून रहेंगे ना, वो सिर्फ गरीबों के लिए रहेंगे। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। समझ में एक बात है। चलो तीसरे नंबर पर जाओ। इसमें क्या हो? इसमें एक तो लेजिस्लेटिव हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक जुडिशरी हो। इसमें इस केस के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट अंतर, अलग अंतर हो। जरूरी नहीं है इसके सदस्य इससे ले जाएंगे। जो मैंने कच्चा खाका बनाया है इसके नहीं, इसमें तो कूद के समय आ रहे हैं लोग। यहाँ बिल्कुल अलग कर दिया मैंने, यानी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। और जुडिशरी पता क्या हुआ? यहाँ मैं कच्चा खाका बनाऊंगा धीरे धीरे करके। पता क्यों? जुडिशरी के अंदर इसके लोग जाकर बैठा सके, कौन जज साहब बनेंगे ये तय करेंगे। तो यहाँ कहीं की न्यायपालिका होगी? यहाँ कहीं की न्यायपालिका होगी? यस, जज साहब कौन बनेंगे ये तय करेंगे। लेकिन वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बहुत न्यूट्रल रहने भी। सही बात है। लेकिन ये हो कि इनमें हमेशा मिली भगत देखी जाओ, जहाँ भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम हो। सही बात है, इनकी मिली भगत देखी जाती है, याद रखना बात है। इसमें न्यायपालिका में और कार्यपालिका में बिल्कुल क्लियर कट सेपरेशन, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं बिल्कुल भी। क्लियर कट सेपरेशन नहीं होता बिल्कुल भी इसमें। क्लियर कट सेपरेशन क्या नाम? एक दूसरे से पृथक नहीं होते, पृथक, तटस्थ नहीं होते। हमारे यहाँ तटस्थ हो, न्यायपालिका तटस्थ होनी चाहिए। वह बात अगर हमारे यहाँ कागजों में जुगाड़ हमारे यहाँ भी चल रहा है, जो उनके यहाँ चल रहा है। सही बात है।
हमारे यहाँ कागजों में सब क्या हो, याद रहिए भाई, समझना बहुत जरूरत है भाई। ये कल को क्वेश्चन आगा तो लिख तो जाओगे, आराम से लिखोगे बड़े प्यार के साथ बैठकर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम अगर तुमसे पूछे, बताओ कि जो सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो उसके बारे में 4 लाइन बताओ, जो सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप हो उसके बारे में 4 लाइन बताओ, बता सको? हाँ, आराम से बता सको। देखो पहला, जहाँ भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो वहाँ जो कार्यपालिका के जो सदस्य हो ना, वे हमेशा विधायपालिका श्रेणी से ले जा। याद रहिए बात। यहाँ क्या हो, विधायपालिका श्रेणी से ले भी जा सके, नहीं भी ले जा सकते। दूसरा अंतर क्या हो, यहाँ जो जहाँ सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा ना, वहाँ सरकार का प्रमुख और संविधान का प्रमुख अलग अलग होंगे। होगा कौन? सरकार का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और संविधान का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। याद रखिए बात है। इसमें क्या होगा, यहाँ सरकार का और संविधान का प्रमुख एक ही होगा। सही बात है। कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यहाँ क्या हो, जहाँ भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो ना, उन देशों में हमेशा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल दिया जाए। कौन से आकांक्षा होगा? क्षेत्रीय आकांक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सही बात है। और जहाँ भी सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, वहाँ राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बल दिया जाए। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को याद रखिए बात है। पता लग चुका। अब अम्बेडकर ने से क्यों बनाया होगा, पता लग चुका तुम्हें? पता लग गया? क्योंकि हमारे यहाँ समस्या राष्ट्र की गंभीर नहीं थी। राष्ट्र तो हमारा आजाद हो चुका था, हमारे संबंध क्षेत्रीय समस्याएं ज्यादा गंभीर थी। और आज भी वही है। सही बात है। ठीक। बहुत सैकड़ों लोग ऐसे पढ़ नहीं पाते पैसे के कारण, सैकड़ों लोग ऐसे जो दवाई के कारण, बिना दवाई के इलाज, अच्छा इलाज नहीं मिला इसलिए मर के दम तोड़ दिया। सही बात है। अच्छी महिलाएं ऐसे, उनके माँ बाप, एजुकेशन लेवल हमारा कहाँ, कितनी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर रहे हैं। क्या लेवल है? कम 30 तो पहले कभी ऐसी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। बाहर जाओ फॉरेन कंट्री में 30-35 साल की एज में जाकर शादी करो। क्या करेंगे? मैं अपना एजुकेशन पैसा खर्च करेंगे। यहाँ माँ बाप क्या करेंगे? लड़की पैदा हुई नहीं, एफडी पहले करवा देंगे, एफडी पहले करवा देंगे। यानी उसको पता, माँ बाप को पहले दिमाग में सेट हो चुका पहले से ही कि जो एजुकेशन लेवल कमजोर हो ना, उनका पहले सेट हो चुका, बड़ी होगी 10-15 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, इसके दहेज में लगाएंगे। और 10-15 लाख में 5-4 लाख रुपए की किताब एजुकेशन पर लगा देते, और 15-20 लाख कुछ इकट्ठे कर लेते। मेरे हिसाब से कहीं भी इलॉजिकल बात है। सही बात। एजुकेशन पैसा खर्च करो, एजुकेशन। ठीक। नेक्स्ट, अब हमारे पास फिर तुम्हें बताना चाहता हूं, जरा बताओ भारतीय संविधान के अंदर एक तो हो अधिकार, एक हो कर्तव्य, एक हो राइट हमारे पास, एक हो ड्यूटी। दोनों मंत्र हम देखेंगे क्या हो। अगला पॉइंट हमारा आज का। पहले बताओ, ये बात समझ में ही नहीं है यहाँ तक। अच्छा नहीं बताओ, जहां भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो वहां विधायपालिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका 4-5 ज्यादा शक्ति होनी होती। यहाँ भी सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, चौथा पॉइंट हो, वहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो हमारे लेजिस्लेटिव की कंपैरिजन में ज्यादा पावर को शो करती है, नहीं करती है। ज्यादा पावर उनके पास होती है, नहीं होती है। और उसकी यहाँ इसके बाद यहाँ क्या हो, यहाँ जुडिशरी पास कम पावर होती है। समझ बात है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की तुलना में इसके पास कम पावर होती है। जैसे कितने अंतर हो गए? 4। चारों पॉइंट आराम से लिख के जा सके, आराम से उत्तर बन जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा ना आराम से, ये तो पीसीएस में पूछेगा और यूपीएससी में कैसे सवाल पूछेगा, बहुत ही कम रेयर केस यूपीएससी में सवाल है, लेकिन इन सब चीजों का यूज करा जा सके। यहाँ की लाइन ये सब सारी इस्तेमाल हो सके उत्तर लिखते वक्त। यही बात तुम्हें समझाऊंगा अभी आगे जाकर। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब हम समझेंगे एक तो हो अधिकार, एक हो कर्तव्य। तो पहले हम समझेंगे अधिकार कौन कौन से हो और कर्तव्य कौन से हो, और अधिकार कितने प्रकार के हो। पहले हम अधिकार समझेंगे, अधिकार क्या हो। ठीक है। अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। एक तो हमारे पास अधिकार, तुम जानते हैं अधिकार क्या हो। अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। तुम्हें राइट्स किसने दिया? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? सही बात है। तुम्हें मेरे बारे में बोलने का राइट्स किसने दिया? अधिकार हो क्या भाई? क्या हो अधिकार? किस चीज में राइट्स कहते हैं? क्या हो एक प्रकार की? तो राइट्स एक प्रकार की फ्रीडम हो। फ्रीडम, आजादी। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसे आजादी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सही बात है। ठीक। तो अधिकार एक प्रकार की क्या है? आजादी। आजादी, आजादी। अच्छा, होता क्या है सर? इसमें होता क्या है? आजादी, राइट्स एक प्रकार की आजादी हो, या आजादी जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। क्या हो? वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। सर वैधानिक, वैधानिक या संवैधानिक संरक्षण, वैधानिक या संवैधानिक संरक्षण। अच्छा, संरक्षण जहां भी यूज करो मतलब समझ रहे हैं ना इसका, संरक्षण में बचाओ। सही बात है। वैधानिक या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो अधिकारों को। इसका मतलब ये हो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो, उसका सुनिए, लीगल राइट्स हो। लीगल का मतलब राइट्स लीगली हो, जितने भी राइट्स हो ना लीगली हो। लीगली होने का क्या मतलब हो? अरे लीगली होने का मतलब हो अगर इसका उल्लंघन हुआ ना इस बात का, इसे किसी टच करा, सभी बात है तो समझ जाओ तुम्हारे कानूनी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। तुम्हें जीने का अधिकार है, अपनी लाइफ तुम्हारे हिसाब से जी सकते हो। 18 साल के बाद तुम्हारे घर छेड़ नहीं सकते तुम। अगर तुम्हें प्रेशर बना रहे ना तो जाओ थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। किसी भी चीज का प्रेशर बना सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति दुनिया का। क्या आप मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं कह सकते, जीने के अधिकार को उल्लंघन कर रहे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्या याद आएगी? आपके घर का कोई भी व्यक्ति आपको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूं, सही बात है। ठीक। अधिकार क्या? एक प्रकार की आजादी, जिसे क्या प्राप्त होता है? वैधानिक संरक्षण। वैधानिक संरक्षण, लीगल कंजर्वेशन, कंजर नहीं कंजर्वेशन, कंजर डंगर नहीं कंजर्वेशन। अच्छा, तो अधिकार एक प्रकार की आजादी जिससे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। नोट्स में सब लिखा हुआ है, यस और नो? अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये अधिकार कितने प्रकार के हो। जब हम संविधान को पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां 2 प्रकार के अधिकार की बात कर रहे होंगे। ध्यान तो सुनने ना अच्छे तरीके से, ये कंफ्यूजन अभी खत्म हो जाएगा। समझ की बात? या कई जगह कंफ्यूजन होगा। पहले नंबर पर एक हमारे पास वैधानिक अधिकार हो, एक वो संवैधानिक अधिकार। एक तो हमारे पास वैधानिक अधिकार हो, एक संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक अधिकार, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कौन कौन से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक हमारे पास वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, ये क्या बोला हो? इसे बोलते हैं लीगल राइट। लीगल राइट, तो एक तो संवैधानिक अधिकार हो गए हमारे पास, एक हमारे पास वैधानिक अधिकार हो गए। तो कौन से संवैधानिक अधिकार हो, कौन से वैधानिक अधिकार हो, अभी समझाकर तुमसे सुनूंगा। पहली बात तो ये बताओ, अधिकार समझ में आ गए? क्या हो अधिकार? सबको चाहिए, सबको चाहिए अधिकार, तो सबको चाहिए। सही बात। कौन सी आजादी? जिसे क्या प्राप्त होगा? वैधानिक संरक्षण। वैधानिक संरक्षण, ये संवैधानिक संरक्षण। अधिकार कितने प्रकार के हो? एक तो संवैधानिक अधिकार, एक वैधानिक अधिकार। याद रहेगी बात है। अब संवैधानिक अधिकार कौन सा हो, वैधानिक अधिकार कौन सा हो? वे अधिकार जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में होना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक, और कुछ सेकंड तो लगी होगी यार, मतलब वो कोई काउंट ही नहीं करता। 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुछ घंटे कुछ सेकंड। समझ बात है? कुछ घंटे कुछ सेकंड और कुछ माइक्रो सेकंड, कुछ मिली सेकंड, ठीक जद हो रहा है। तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनने का तैयार हुआ। अंबेडकर जी जब अधिकार लिख रहे होंगे, कुछ अधिकार तो उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को दिए होंगे। भारत का संविधान लिख के 395 अनुच्छेद लिख दिया। पहला अनुच्छेद लिख दिया, भारत राज्यों का संघ होगा, इंडियन शैल बी यूनियन स्टेट ऑफ द इंडिया। पहला राइट लिख दिया, पहला अनुच्छेद लिख दिया। क्या पगल होगी क्या? अकेली बोल रही है, इसी को रोग बोल लो, पता तुझे? रोग बोल रहे, रोग एक इंसान अकेले बोल रहा। सुनो हे, हाँ कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते। देखो अंबेडकर जी संविधान लिख दे, अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे। उन्होंने जब संविधान के अंदर कुछ अधिकार डायरेक्ट दे दिए, भारत के जितने भी लोग थे ना, जितने भी लोग थे, लोग लुगाई भी सबको, जब हम लोग की बात कर रहे थे, सबकी बात कर रहे हैं, भारत की जनता की बात कर रहे हैं। भारत के जितने भी लोग बाग, कौन से बाग? लोग बाग। अच्छा आसान भाषा में, थोड़ा क्रिटिकली आ जाओ, कॉम्प्लेक्स तरीके से जाओ। भारत के जितने भी नागरिक होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, समझिए इंडिया के जितने भी सिटीजन्स होंगे, अंबेडकर जी जब संविधान उठा कर लेकर आए, चलो भाई संविधान लिखते हो, खाना खा लिया, आराम से लिखते हो, देखा तो खाना खा के तो लिखा ही होगा। मतलब यार ये कैसी बात है? मतलब बिना खाना का थोड़े आधे दिन सोचो, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक दिक्कत ऐसे लिखते रहे। सही बात है, बीच में रुके, सोई भी हो गए रात को भाई, सही बात है। हाँ देखो करी, हाँ मेरे दिमाग में ही चल रहा था। हाय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, सोई भी होंगे, सुना नहाए हुए भी होंगे, खाना खुना भी खाया होगा। अच्छा खाना खुना क्या? आज अंबेडकर जी बैठ गए, पहला चैप्टर अंबेडकर जी ने कंप्लीट कर दिया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। पहला चैप्टर में तो पहला भाग, दूसरा भाग, आए तीसरे भाग को लिखने का। अच्छा तीसरे भाग में जाकर अनुच्छेद 12 में जाकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अंबेडकर जी के दिमाग में इतने अधिकार आए, इतने अधिकार आए, इतने अधिकार आए। 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक उन्होंने कहा ये सारे मौलिक अधिकार। उन्होंने पूछा है मौलिक अधिकार क्या हो? तो कह रहा कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेगा, भारत की बाउंड्री में जन्म लेगा, उसे ऑटोमेटिक फ्री में मिल जाएंगे। मैंने कहा इसका क्या हो? मेरा आजादी हो एक प्रकार किया, ले लो चुपचाप। दो अंबेडकर जी ने साफ साफ ने लिख दिए, इतनी बड़ी पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान, उसके अंदर अंबेडकर जी ने अपनी कलम से लिख कर गए, जो अपनी कलम से खुद लिख कर गए, मूल रूप से संविधान लिखा हुआ, किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी आज तक, वो संवैधानिक अधिकार।
बाद में जाकर कुछ अधिकार ऐसे अम्बेडकर जी लिखते लिखते भूल गए होंगे यार, एक आधी बात तो दिमाग पे स्किप भी कर जा, सही बात है। लेकिन बाद की सरकारों को लगा यार इसमें बाद में जाकर इस चीज को रख देना चाहिए, उसे बोलते हैं वैधानिक अधिकार। बात समझ में आई? जो बाद में जोड़ा गया वैधानिक अधिकार, जो अम्बेडकर जी खुद अपनी कलम से लिख कर गए थे संविधान की किताब के अंदर, संविधान में जो मूल रूप से उपस्थित है संवैधानिक अधिकार, संविधान में जो बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट कर वैधानिक अधिकार। इतनी बात बताओ, दोनों समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम सर? हाँ सर, कुछ संवैधानिक अधिकार थोड़ा मैं याद करवा दूंगा, कहाँ कहाँ से लिखे हुए संविधान में। हम तो थोड़ा नहीं संविधान की किताब खोलते फिर जाकर, हम तो वो कॉपी खोलते जो आप पढ़ाओ, सही बात है। इतनी बात बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को देख लो कहाँ, ठीक। तो पहली बात तो भाग 3 को खोलना पड़ेगा। भाग 3, भारतीय संविधान के अंदर कुल कितने भाग? 22 भाग। 22 भाग के अंदर भाग 3 में अनुच्छेद, आर्टिकल देखो, अनुच्छेद पता कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका जिक्र है? मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। कितने मौलिक अधिकार है? 6। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। लेकिन जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था ना, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं ना, जब भारत का संविधान बनाया गया था ना, तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। अभी भी 6 के 6 याद करवा रहा हूं तुम्हें, अभी तुमसे सुनूंगा क्या बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताऊंगा हिंदी में बताऊंगा। 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार था ना जो इनमें से, उसे हटा दिया। उसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। राइट टू पता क्या कहते हैं उसे? राइट टू एसेट्स, संपत्ति का अधिकार। किसने हटाया? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने कहा बेटे आज के बाद तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, सरकार की संपत्ति है, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है। इंदिरा गांधी गजब गजब के काम करे। वो किस दिन डरती थी? दबंग नेता थी, मैं कई बार बताता हूँ, दबंग नेता। सही, किस दिन डरती? वही फालतू बोल रहा था ना, मेरी इच्छा फालतू बोल रहा, सीधा जेल में चल, उठाओ सर ले जाओ। और दोबारा आज तक कभी बोल रहा नहीं, वो बोल रहा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। मैं नहीं कर रहा, जब इसके खिलाफ फालतू बोल रहा था। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में उपस्थित है। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। अम्बेडकर जी ने 7 मौलिक अधिकार दिए थे। क्या मैं तुम्हें 7 के साथ याद करवा दूं? क्या मैं 7 के साथ याद करवा दूं भी? ठीक, आओ अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ते हैं। जब 12 और 13 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ? क्या 12 सबसे पहला मौलिक अधिकार बताओ क्या? 14 से स्टार्ट होंगे, 12-13 में तो डेफिनेशन आ गई, उसे छोड़ दो। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पहले नंबर का जो मौलिक अधिकार उसका नाम है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक? 18 तक समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, कोई सी भी जाति का हो, कोई सी भी धर्म का हो, कोई से भी किसी भी स्थान पर रहता हो। समझ में ये बात है? हर व्यक्ति को हर स्तर पर समानता चाहिए, हर व्यक्ति को हर स्तर पर समानता चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ने जाएगा तब भी उसके साथ भेदभाव नहीं चाहिए, किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा तब भी उसके साथ भेदभाव नहीं चाहिए, किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहा है तब भी उसके साथ भेदभाव नहीं चाहिए। हर स्थान पर उसे समानता चाहिए। ये सर नो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। अब समानता कैसे मिलेगी? अब कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं एससी वालों के लिए फॉर्म 400 रुपए का, ओबीसी वालों के लिए 800 रुपए का। एससी वालों के पास पैसे भी तो नहीं है, ओबीसी वालों के पास जमीन भी तो कितनी। जब तुम्हारे पूर्वज जमीन बांट रहे थे ओबीसी जनरल कास्ट वालों को, ओबीसी वालों को, तो जमीन किससे मिली थी? 3,500 सालों तक किसका शोषण हुआ? किसका शोषण हुआ? ज्यादा जमीन किसके पास है? एससी एसटी वालों के पास कितनी जमीन है भाई, जरा बताना मुझे, बताओ ना कितनी जमीन उनके पास हुआ। इसलिए क्या करेंगे? समानता के स्तर पर लाने के लिए उनके लिए फॉर्म कम कर रखा गया। अब उसके घर में 400 रुपए रखे होंगे एससी वाला, अब ओबीसी वाले घर बड़ा कुछ हो सके, ओबीसी वाले इसके पास नहीं है पैसा, उसे निकाल दो, सही बात है। लेकिन कुछ ओबीसी वाले, कुछ जो जनरल कास्ट वाले होंगे उनके पास तो इतना पैसा, उससे ज्यादा उनके घर में तो रखे 1200 रुपए। 2 लड़कियां फॉर्म भरने चली, एससी वाली के पास 400 रुपए रखे थे। अगर फॉर्म दोनों के लिए बराबर होता, एससी वाली घर का घर बैठी रहती, उसका फॉर्म न भरती कभी। तो बताओ आरक्षण जरूरी है नहीं है? यहाँ आरक्षण को तुम सपोर्ट करोगे? समझ यही बात है। जो कहते हैं ना तुम्हारे लिए फॉर्म इतने का, इतनी वीडियो काट के भेज देना, इतने का देगी, ठीक है। अब दोबारा ना बोलिए। समझ में आ गई नहीं बात? आरोप लगाओ, नहीं लगाते इस तरह करके, इनको इतने का पता भी नहीं। इनको हमारी जाति के लोग जो किस तरह, हमारी जाति के लोग उनको दूसरों के घर में पोछा झाड़ू साफ करते फिरते थे, कारण कभी तुमने बराबर में खड़ा होने का मौका दिया हो ना? कभी दिया समानता का अधिकार? इसलिए अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा ना, उन्होंने सबसे पहले समानता का अधिकार लिखा। यूं नहीं कहा कि मुझे बदला चाहिए, वे भी कह सकते इन्हें ज्यादा अधिकार मिलेंगे चलो दलित कैटेगरी के लोगों को, नहीं, उन्होंने कहा बस समानता चाहिए, सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। जो तुमने हमारे
4000 सालों से तुमने हमारे साथ ये बिखेड़ा इकट्ठा खड़ा करा है, बस उसी लेवल पर ले जाओ हम, हमारी दोनों की दौड़ एक होगी, हम एक ही फॉर्म भर रहे होंगे, एक ही पेपर दे रहे होंगे, हम तुम आगे लाके दिखाएंगे, बस तुमने हमें कभी आगे नहीं करने का मौका तुमने दिया, ये चाहते थे मेरे। सही है। 14 से लेकर कहां तक? 18 तक। अच्छा, अनुच्छेद 16 को पढ़ोगे तो वहां साफ साफ आरक्षण की बात आई जा। तो जो जो मैं बात बोल के बता रहा, कहीं ना कहीं आरक्षण उसके अंदर ही दिखाई देगा। जब आपको पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पहले उन्होंने बताओ, समानता का अधिकार याद होगा, कौन से अनुच्छेद तक, कौन से अनुच्छेद तक आरक्षण जरूरी। ये वाली जो मैंने स्टोरी बताई ना, ये आराम से बता देना, ठीक है। समझ बात है। ये पूछा वहां इंटरव्यू बैठ के पूछा, क्या बताओगे? अब सामने वाले को ऐसा जवाब नहीं लगा ना तो चुप ही रह जाएगा। सामने वाले को जवाब ही ऐसा मिलेगा, सर मैं यहाँ की स्टोरी को शेयर करना चाहूंगी, लो लो स्टोरी फेंको, उन्हें पता वीडियो देख कई भाई जी। अच्छा, ये स्टोरी मेरे दिमाग में आती होगी, मैं पहले से तैयार करके रहेगा तो रैंडमली आती होगी। आज बताओ तुम, जब मैं तुम्हें स्टोरी सुना दूं बीच में लाकर कोई सी भी, ये मेरे दिमाग में रैंडमली आती होगी, पहले से स्टार्ट तैयार करके लेकर आता हूँ। यस, मेरे दिमाग में कोई स्टोरी कभी नहीं आती, उससे रिलेटेड आती है। सही बात है, जो स्टोरी दुनिया में याद करके आ रहा है, पता क्या करो, उससे रिलेटेड खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों? यो एक्सपीरियंस, अनुभव हो पढ़ते पढ़ाते हो। और बताओ, ये तो पहला अधिकार होगा। पहला अधिकार कब तक 14 से लेकर 18 तक। 18 तक लेकर अगर हम 22 तक पढ़ेंगे तो वहां हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 तक है ना, 19 से लेकर 22 तक जो होगा उसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कह दो। ये जानो, बहुत सारे नाम उसके, आगे बात करेंगे डिटेल से। स्वतंत्रता का ये क्या हो, इसका ये मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार, कहीं भी बोल सकता है। ये मीडिया वाले ज्यादा दिन टपर टपर करते फिरते रहा, किसी नाम माइक टैग पहुंच जा। सही बात है, अगर इन्हें अधिकार ना होता ना, स्वतंत्रता का अधिकार ना होता, कहीं तो कुछ भी पूछने किसी से भी जाकर इन्हें लात मार कर मीडिया वाले जो जिससे सवाल पूछा ना, आपने ऐसा क्यों किया, मूड पर मारते खींच कर, बेवकूफ मीडिया। अनुच्छेद 19 उसने ताकत दे रखी, जो पूछना किसी से पूछो। सही बात है। और किसी को भी तुम्हारे मन में कोई भी विचार आ रहा है ना, कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हो। बस इतनी बात याद रखना, किसी की वो ठेस न पहुंचती है, उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचती है, उसकी डिग्निटी पर ठेस न पहुंचे। सही बात है, उसकी गरिमा में ठेस न पहुंचे। दूसरा, तुमने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया हो। सही बात। और तुम किसी को बयान देकर सीधे गाली दोगे, गाली नहीं दे सकते, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, आराम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो तुम। जैसे मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ यहाँ खड़े होगा, ये सर नो, मैं किसी को ठेस थोड़ा ही पहुंचा रहा हूँ, जागरूक करने का प्रयास। 2 अधिकार समझ में आए। सही बात। कितने अधिकार हो गए? एक तो समानता का अधिकार होगा, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा, 23 और 24 में जाओगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में कितने अधिकार हो गए? 24। उसके बाद हमारे पास 25 से लेकर 28 तक जाओगे, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने हो गए? दोबारा फिर देखो, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या हो, किसी भी व्यक्ति को, भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, वो कभी भी मुस्लिम धर्म अपना सकता, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी, मैं भी कोई सा धर्म अपना सकता हूँ, तुम भी कोई सा धर्म अपना सकते हो। कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति हो कभी भी हिंदू धर्म अपना सकता, कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन बन सकता, और सवाल नहीं खड़े कर सकते किसी की हिम्मत। बनते हैं लोग, बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में चले जाते हैं, ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में चले जाते हैं, चले जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, उसकी जिंदगी कोई रोक भी नहीं सकता। और पता है सबसे बड़ी खास बात क्या है? कानून उसके साथ खड़ा हुआ। ये धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। और जब हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे आगे जाकर, अभी तो इतनी याद करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या है? अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिकार। अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक अधिकार 29-30 नहीं है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और बताओ और कौन सा था? हाँ, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और दूसरा हमारे पास 29-30 में अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिस भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया। तो कितने अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार है। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार। मौलिक क्यों कह रहे हैं? संविधान में मूल रूप से ओरिजिनलिटी इनकी अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखे थे। 7वां भी था, अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार। इंदिरा गांधी ने सस्पेंड कर दिया, अगर बेटा निकल रहे हैं हाथ। सही बात कर दी तो संपत्ति दो। सही बात क्या? पहले ये बताओ टोटल कितने मौलिक अधिकार होंगे हमारे पास?
6 के 6 मौलिक अधिकार समझ में आए? दोबारा मैं रिपीट कराना चाहता हूँ। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में आ जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति को बताएंगे, उसके अधिकार उसके बाद हमारे पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? क्या बताओ भारतीय संविधान के अंदर और भी कोई अधिकार है क्या? बताओ भारतीय संविधान के अंदर और भी कोई अधिकार है क्या? नहीं है। ये तो अधिकार है, इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये भारतीय संविधान ने दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक वयस्क मताधिकार का नाम सुना तुमने? वयस्क मताधिकार का नाम वो हमने अभी दिया है, पहले दिए हो? वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार, यूं बताओ भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार हो? पहले ही था। अब अम्बेडकर अपने हाथ से लिख कर गए थे, या फिर यूं समझ जाओ वो वैधानिक अधिकार है या बाद में लिखा गया? वोट डालने का अधिकार अम्बेडकर लिखते लिखते महिलाओं को पुरुषों को दोनों को दे गए थे। अगर पेपर में एक सवाल है, स्टेटमेंट पूछा, बताओ हमारे पास जो वोटिंग राइट इज ए लीगल, वोटिंग राइट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? अगर मैं इसे कहता वोटिंग राइट इज ए लीगल राइट, सही गलत है? गलत है सही है? गलत। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ ना, अनुच्छेद 326-25 पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ। तो जरूरी नहीं है यहाँ से तो पूरे संविधान के 395 अनुच्छेद में एक अधिकार और दिया गया होगा, वो भी संवैधानिक अधिकार होगा। सही बात है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए तुम, जैसे हमारे पास यही लिख देता हूँ, एग्जांपल लिख देता हूँ इसे भी। अब बताओ हमारे पास राइट टू वोटिंग मताधिकार कौन सा? 326 है 25 है? 326 होगा 25 होगा, एक होगा, इसमें देख लेना, चेक कर लेना। तो जो मताधिकार की बात कर रखी है वो किसमें कर रखी है? ये भी हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर संविधान में मूल रूप से लिखा हुआ था तो संवैधानिक अधिकार है, अगर बाद में जोड़ा गया तो फिर वैधानिक अधिकार। याद रहेगी बात है सर? हाँ सर, ऐसे भी तो उदाहरण दे दो कोई जो एक वैधानिक अधिकार हो। हमारे पास एक बात बताओ करेगी, इसका नाम सुना है तुमने? राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार हमारे पास है ना, शिक्षा का अधिकार। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी बना हमारे यहाँ। 2009 में शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बना दिया गया। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी 6 साल तक लेकर हमारे पास जो 14 साल तक के बच्चे, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी, सरकार देगी, फ्री में देगी। अब बात याद रखना, बात है 2009 के बाद प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क, प्रत्येक बच्चे को जो 6 से लेकर 14 साल तक की जिसकी उम्र हो, उसे फ्री निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। और देगी कौन? सरकार देगी। सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसे छोड़ो, पहले नहीं होता वैधानिक अधिकार है। इस वैधानिक अधिकार को के अंतर्गत हमारे पास जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार के अधिकार को 6 से लेकर 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए, कितने? 6 से लेकर 14 साल तक के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी ही होगी। और देगा कौन? सरकार देगी। इस सरकार की जिम्मेदारी होगी। या अगर नहीं देगी तो सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार के अधिकारी को बुलाया जाएगा वहाँ कोर्ट में, क्या कर रहे हो तुम, इन पे क्यों पैसा हट रहे हो? इसलिए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को वहाँ सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाया जा, वह बात अलग है, वहाँ बैठ को थाली फोड़ता हो। सही बात है, ठीक है नहीं? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, ये सर नो। अच्छा, जो संविधान में ना ये लिखा हुआ नहीं होता, जो लिखा हुआ नहीं आता तो फिर बाद में जोड़ा गया। हाँ सर, बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद कौन सा पता? कौन सा? 21, आर्टिकल 21। उसमें ना ये पहले तो 21 था, अम्बेडकर तो बस 21 लिख गए थे। अब जो कोई चीज ना इसके ब्राइट में ऐसा करके हमने ए लिख दिया यहाँ से, और ए 21 में कुछ बात लिखी हुई, 21 ए में कुछ बात और लिखी हुई। तो 21 ए में जो बात लिख रखी है हमने, यहाँ बात लिखी, बाद में जाएगा। कब लिखी है पता? कब लिखी? सन 2002 में लिखी मैंने बात। यह और सन 2002 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा काम करा। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, फ्री कर दिया, निःशुल्क कर दिया। अधिकार है बजाय कोई चीज बाहर कानून में रखी हुई, उसका इतना महत्व नहीं है। कानून तो हटाकर हमने मौलिक अधिकारों में रख दी, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सही बात है। तुम सबके सब शादी में गए नहीं? वजह शादी में किटी पार्टी में मजा आ रहा पूरा का पूरा। सही बात है। अब अचानक तुम मेरे साथ शादी में गए, मजा आया? ये कह रहे हैं कि हमारा मजा खराब कर। मान लो इंडिविजुअली तुम मेरे साथ शादी में गए, इंडिविजुअल मैं गया और तुम गए मेरे साथ शादी। सुन लो यार, तुम गए सही में, मैं गया तुम्हारे साथ शादी में, ठीक है। उसके बाद जो तो फिर तो तुम्हारी वैल्यू, भले तुम डर करोगे लेकिन तुम्हारी वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं? बेटे ये तो भाई जी के साथ शादी में गई थी, घूम को चाट पकौड़ी खा गई। समझ नहीं बात है?
याद रहेगी बात, तो वैल्यू बढ़ गई, यही खास बात। कोई चीज अधिकार देखो कहाँ रखा था वो अलग बात, उस अधिकार को उठाकर मौलिक अधिकारों में घुसा देना, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई। समझ बात है। हमने कब 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 कब, कब लेगा इसे? सन 2002, सन 2002 में किसकी सरकार की? अटल भैया वाजपेयी। जब हमने संविधान में संशोधन करा था ना, संविधान में लगातार बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वें नंबर पर हुआ, वो यही था। इसे बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वें नंबर पर। संविधान में अब तक टोटल 106 बार संशोधन हो चुका। 106वां कुछ और होगा, 105वां कुछ और होगा, 104वां कुछ और होगा, 103वां कुछ और होगा, 86वां कुछ और होगा, 86वां कुछ और होगा, यही होगा। और क्या होगा? यही तो 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन करा। आर्टिकल 21 है। बच्चे पता क्या करते हैं? देख रहा मैं अलग एक तले के जोन से संशोधन हुए, एक तले के सारे पढ़ने में लगे। जब एक तले के सारे संशोधन पढ़ोगे तो पता क्या करो, बर्बाद नहीं जाओगे। एक तले के सारे संशोधन पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, कभी नहीं याद होने का। चीजों को रिलेट करा जा, जो चीज उससे रिलेटेड होगी ना वहीं पढ़ाई भाई जाएगी उससे रिलेटेड। एक फ्लो बनना चाहिए पढ़ाई में। क्या बनना चाहिए? फूल नहीं, फ्लो। फ्लो, फ्लो का मतलब प्रवाह, प्रभा नहीं प्रवाह। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अच्छा ये बताओ, वैधानिक अधिकार यही होगा या कुछ और भी हो सकेगा संविधान में? ऐसे ऐसे पता नहीं कितने अधिकार होंगे। ये तो महज एक उदाहरण, ये तो महज एक उदाहरण। क्या है सर? एक और बता, क्या? सूचना का अधिकार कहाँ लिखा हुआ संविधान में? आर्टिकल 21 में आएगा। चलो, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आएगा। सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार को हमने इसकी श्रेणी में उठाकर डाल दिया। सही बात है, वैधानिक अधिकार है। चलो अब और सुनो, और देखो और सुनो। हाँ एक बात और सुनो, संपत्ति का अधिकार ना, संपत्ति का अधिकार किसका? अनुच्छेद 300, 301 होगा, 301 होगा, 300 ए। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? अनुच्छेद 300, ये हमारे पास अनुच्छेद 300 ए है। अच्छा मैंने 300 तो ठीक था, जब मैंने इसके सामने ब्रैकेट में ए लिख दिया ना, इसका मतलब पक्की बात है, बाद में जोड़ा गया। 300 अलग चीज है, 300 ए अलग चीज है, बाद में जोड़ा गया। जो ना इस तरह संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो हमने संविधान में तो उसे हटाया नहीं, फाड़ कर ही फेंक दिया, उसे वहां तो हटाकर मौलिक अधिकार में तो कहीं और रख दिया। कहीं और कहाँ रख दिया? अनुच्छेद 300 ए में। याद आएगी बात है। संपत्ति के अधिकार को हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो पहले तो मौलिक अधिकार था, अब भी अधिकार है वो, लेकिन अब जब वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। सही बात है। अगर कोई भी चीज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई और तुम्हें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट, मान लो कहीं तुम्हारे साथ असमानता हो रही और तुम कहते हो समानता मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खड़े हुए, लोअर कोर्ट भी काम नहीं करते वहां। जहां मौलिक अधिकार ना, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सामने खड़े हुए। संघनी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था जय भीम पिक्चर में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो न्याय मिला उसे। सही बात है। तो लोअर कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, समझ। और तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचा, अगर तुम्हारे 6 मौलिक अधिकार बताए ना, जो मैंने 6 बच रहे, इन 6 में से 6 के किसी का भी उल्लंघन हुआ ना, तो तुम्हें सम्मान से जीना होगा और सम्मान से जियोगे। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा, तुम्हें नॉलेज होनी बहुत जरूरी हो। समझ नहीं बात है क्या कहा मैंने? पता लगा? अब जो अनुच्छेद 300 में किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये सर नो? अब बताओ, तो जो संपत्ति का अधिकार है अभी संवैधानिक अधिकार है या फिर वो ये बताओ जो वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? पहले क्या था वो? लीगल, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, हटा दिया सर। कहाँ लेके? 300 में उठाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया। घर बैठते वहां बैठ तो आराम से जाकर 300 में बैठ जाएगा, तेरी जगह ही इसी 300 में संपत्ति के अधिकार को। समझ में बात है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अच्छा, कर्तव्य क्या हो भाई जी? अभी आपने अनुगाता अधिकार के बाद बताओगे, अधिकार के बाद कर्तव्य बताओगे। पहले ये बताओ, बात समझ में आई नहीं है? समझा दोगे मुझे सर? मतलब मैं समझना चाहूँ तो मैं समझना चाह रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हारी नींद से उतार सकूँ। चुप हो जाओ, बात ना करो। अधिकार पता लग चुका है? तो अधिकार 2 प्रकार के हों, क्या तो अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा या फिर वैधानिक अधिकार होगा। बात समझ में आएगी? ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज हो गया। नेक्स्ट, एक को कर्तव्य,
कर्तव्य, सही है कर्तव्य। अच्छा, कर्तव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी, टूटी नहीं, ड्यूटी। ये क्या बोला उसे भी समझ लो एक मिनट के लिए। तो कर्तव्य एक प्रकार के क्या, कर्तव्य क्या, एक प्रकार के मूल्य हो, मूल्य। अमूल्य क्या हो? जो करने चाहिए, जो होने चाहिए, एक व्यक्ति में होने चाहिए। तो कर्तव्य को हम एक प्रकार के नैतिक नैतिक मूल्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक मूल्य, नैतिक, जहां नैतिक मूल्य, नैतिक आ ना, इसे बोले एथिकल वैल्यू। ड्यूटी इज एथिकल वैल्यू। जहां बात नैतिक किया जाए ना, इसका मतलब समझाओ, अगर हमने वे चीज नहीं भी अपनाई ना, तो तब भी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। सही बात है। अब मान लो कोई व्यक्ति झंडे का सम्मान नहीं कर रहा, राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं कर रहा, तो उसे उठाकर जेल में थोड़ा नहीं डाल दोगे। उसका कर्तव्य करना चाहिए। चाहिए शब्द आ जाएगा यहाँ से, सही बात है, या चाहिए शब्द आ जाएगा। तो दो प्रकार के जो कर्तव्य होने, एक प्रकार के क्या हो, नैतिक मूल्य हो, और नैतिक मूल्य हो जो करने ही चाहिए, जो करने ही चाहिए, जो करने चाहिए। अच्छा, किसे करने चाहिए अभी बताएंगे, किसे करने चाहिए। तो कर्तव्य दो प्रकार के होंगे हमारे यहाँ ना, पूरे देश के अंदर दो चीज है। एक तो सरकार होगी, एक सरकार के लिए हम एक शब्द यूज कर रहे हैं पॉलिटी पढ़ते वक्त, उसका नाम है राज्य। जब भी राज्य की बात करता हूं तो नहीं है राज्य सरकार, उत्तराखंड की सरकार, यूपी की सरकार, इसकी सरकार। जब भी संविधान में राज्य शब्द का यूज होगा ना, इसका मतलब केंद्र सरकार के लिए यूज होगा। किसके लिए? तो केंद्र सरकार के लिए। तो राज्य के कुछ कर्तव्य, राज्य को भी कुछ करना चाहिए, वो हम बताएंगे राज्य के कौन से कर्तव्य। और जो नागरिक है ना, तुम नागरिक हो, तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है। जब भारत का संविधान बनाया गया था ना, तुमको कोई कर्तव्य नहीं दिया गया था। सही बात है। तो बस सरकार को कर्तव्य दिए गए थे, सरकार को ये करना चाहिए। जहां तक सुने ना, तो कर्तव्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के कर्तव्य। क्या हो? नैतिक गुण हो, नैतिक गुण, गुण कहते, चलो मूल्य ना कहो, मूल्य अच्छी बात नहीं, गुण कहो, नैतिक गुण। ठीक, नैतिक गुण। कर्तव्य क्या हो? नैतिक गुण हो जो करने चाहिए, जो किसी एक जो हमेशा करने चाहिए। किसे करने चाहिए? क्या तो राज्य को, या किस राज्य, एक तो होगा राज्य, एक क्या होगा? नागरिक। नागरिक, राज्य को हम कहते हैं स्टेट। और जब भी मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं क्या यूपी बिहार ना, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक पढ़ते वक्त राज्य का मतलब यहाँ पूरा केंद्र सरकार की बात हो। ठीक। अच्छा, तो कुछ तो ऐसे कर्तव्य होंगे जो राज्य के द्वारा होंगे, राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, निभाए जाने वाले कर्तव्य कुछ ऐसे होंगे नागरिकों के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य। अच्छा, एक बात बताओ करिए मुझे, राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, जब भारत का संविधान बनाया गया था ना, तो भारत का संविधान बनाते वक्त, ध्यान से सुना मेरी बात, भारत का संविधान बनाते वक्त अम्बेडकर ने पहला भाग कंप्लीट कर दिया, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद लिखे, उसमें 5 तक, फिर 5 से लेकर 11 तक दूसरा भाग कंप्लीट कर दिया, और फिर तीसरा भाग लिखा तो तुम मौलिक अधिकार लिखे 12 से लेकर 35 तक, थोड़े पहले बताया मैंने तुम्हें। चौथा भाग जब लिखने जा रहे थे 36 से लेकर 51 तक, उन्होंने राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य बताए। यानी राज्य को निर्देश दिए, एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए, कौन हो तुम? राज्य हो। राज्य मतलब केंद्र सरकार हो। क्या करोगे? नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये कुछ कर्तव्य बता रहा हूँ, 36 से लेकर 51 तक, इन्हें ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निर्माण करना, इन्हें ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाना, हर चीज को ध्यान में रखते हुए निर्देश है। अगर राज्य ऐसा नहीं भी करेगा ना, तो राज्य के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन राज्य को ऐसा करना चाहिए। राज्य का मतलब केंद्र सरकार को, सरकारों को ऐसा करना चाहिए। और ये कर्तव्य 36 से लेकर कहां तक? 51 तक। कहां तक है? 36 से लेकर 51। भारतीय भाग बताओ, भाग बताओ, भाग बताओ कौन सा? भाग 4। और 4 में कहां तक? भाग 4 में कहां तक? 36 से लेकर कहां तक? 51 तक। सही बात। क्या है? राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। इनका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस शब्द को तोड़ो, राज्य। अच्छा, राज्य को क्या दिए गए? नीति। राज्य की नीति जब राज्य नीति बनाएगा, कार्यक्रम बनाएगा, कुछ योजना चलाएगा, इन बातों को ध्यान में रखना होगा जो 36 से लेकर 51 तक लिखी हुई। बात समझ आई बात है? नीति बनाते वक्त इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक, यानी नीतियों को बनाते वक्त
इन निर्देश का, इंस्ट्रक्शन का, इन लिखी हुई बातों का ध्यान में रखना होगा राज्य को नीति बनाते हुए। उन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हम आगे पढ़ेंगे ना जाकर इतनी बात तो पता लग चुका है। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये किसके कर्तव्य हैं? राज्य के या नागरिकों के हैं? राज्य को तो निर्देश दिए गए, किसने दिए राज्य को निर्देश? संविधान ने। किसने निर्देश दिए? राज्य को। सुनो, राज्य केंद्र सरकार, तमीज तो सुन लो होशमुख। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, तो उनके लिए कोई संस्था बनाओ तुम। ये सरकार ने बना दी, नलसा चलसा डलसा, ये संस्था बना रखी। नलसा का मतलब पता क्या हो? अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना तो वहाँ नलसा नाम के वकील वो बैठे रहेंगे वहाँ वकील, और फ्री में तुम्हारा वो लड़ेंगे केस। अगर तुम यहाँ एक और सलसा, अगर तुम हाई कोर्ट में चुनाव लड़ना और तुम्हारा कोई पैसा नहीं है तो वहाँ सलसा नाम की संस्था, वहाँ उनके वकील लोग पास जाओगे, तुम्हारा चुनाव लड़ेंगे फ्री में। अगर तुम्हें कोर्ट में चुनाव लड़ना है यहाँ से रोशनाबाद कोर्ट में, उसको बोलते हैं वहाँ डलसा नाम की संस्था काम करेगी, वहाँ आराम से जाओ, डलसा नाम की संस्थाओं के वकील बैठे होंगे, अपनी समस्या बताओ, फिर में तुम्हारा चुनाव लड़ेंगे। क्यों करा उन्होंने? पता है ऐसा क्यों करा? क्योंकि राज्य को ना, राज्य इसमें लिख रखा था, भाग 4 में लिख रखा है। भाग 4 में कहाँ लिख रखा है? अनुच्छेद 36 से लेकर 36, 37, 38, 38, 39 जैसे पढ़ेगा ना 39 में जाकर तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ सच में न्याय की बात कर रखी थी। जब न्याय की बात कर रखी थी उसी के आधार पर नलसा सलसा डलसा बनाई गई। नलसा सलसा डलसा, नलसा कहाँ काम कर? केंद्र स्तर पर। जहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में लड़की कल को चुनाव लड़ने केस लड़ने चलेगी तो इसके पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वकील करने ही नहीं है, तो वकील वहाँ बैठा हुआ नलसा में, संस्था बना रखी नलसा नाम की। सही बात है। हाई कोर्ट में चुनाव लड़ने चली गई, हाई कोर्ट में केस लड़ने चली गई तो इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो इसका केस कौन लड़ेगा? सरकार ने संस्था बना रखी। सरकार ने क्यों बनाई संस्था? क्योंकि संविधान ने कहा था। संविधान ने कहाँ कहा था? भारतीय संविधान के भाग 4 में कहा था। अच्छा, भाग 4 में जो भी बात लिखी फिर तो सारी इंपोर्टेंट होगी। अगर जब भाग 4 को पढ़ेंगे ना संविधान का, तो वहाँ एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या कुछ कर जा रही? ये तो पता लग चुका है क्या है क्या बला। सही बात है। अच्छा, इनका नाम पता क्या है? राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह दो, या इसे निर्देशों के उपकरण भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट, निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश, निर्देशों के उपकरण। ये सब पता कहाँ लिखा हुआ? क्योंकि जो हमने ना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने भारत के संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया। जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। हमने इन्हें कहाँ तो उठा कर लेकर आए? अम्बेडकर ने संविधान बनाया होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखे हुए थे, बिल्कुल सेम बात लिखी हुई थी। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखी हुई थी, वहां तो उनका नाम राज्य के निर्देशक तत्व नहीं आता, निर्देश के उपकरण था। ठीक। अब अम्बेडकर ने इन्हें आयरलैंड तो उठा कर ले गए थे, आयरलैंड का संविधान भी स्टडी करा था उन्होंने, आयरलैंड के संविधान को पढ़कर देखा था। तो बात तो बहुत अच्छी। कल को राज्य अपनी पॉलिसी बनाएगा, नीतियां बनाएगा, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएगा। आयरलैंड के ठाकर कॉपी हमारे देश में, तो अच्छी चीज को बनाने में क्या बुराई है? क्यों नहीं बनाना चाहिए अच्छी चीज को? चाहे मेरी अच्छी चीज, मान लो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कोई बेहतर पढ़ा रहा हो, मेरे तो कोई चीजें छूट चुकी हो, तो वहां तक जाकर पढ़ लो, इसमें क्या बुराई है? सही बात है। मैं तो कहता हूँ दूसरे चैनल से जाकर पढ़ लो, अगर वो अच्छा टॉपिक मैंने सुन दिया पढ़ने को, पढ़ा नहीं देना, तो बस इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सको, कोई भी व्यक्ति हो सको, चाहे तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो। सही बात, अगर अच्छी बात बता रहा तो उससे भी सीख लो, क्या दिक्कत हो रही? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक, बताओ। इन हम लाए कहाँ थे? आयरलैंड से, आयरलैंड से लेकर आए, याद रहेगी बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आयरलैंड पता कहाँ से, किसका हिस्सा? आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा। इतनी जानकारी नहीं है, तुम छोड़ दो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, ठीक, एक बात बताओ। अभी नहीं पढ़ रहे हम, नहीं, अभी तुमने बताया राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य कौन से। जब इन्हें पढ़ेंगे ना तो तुम्हारी इन पर पेनी निगाह आएगी। कैसी निगाह आएगी? पेनी निगाह। सुन लो, पेनी निगाह। सबकी भाषा अलग अलग हो ना। नागरिकों के द्वारा कुछ निभाए जाने वाले कर्तव्य। अच्छा, नागरिकों के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य ना, पहले तो राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, सारा काम राज्य कर रहा होगा। राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए, राज्य को पर्यावरण बचाना चाहिए, राज्य को करना चाहिए, राज्य को कानून बनाना चाहिए, राज्य को फिर शिक्षा देनी चाहिए, राज्य को करना चाहिए। राज्य का दिमाग खराब होगा। इंदिरा गांधी नुगारी सारा राज्य कर रहा होगा। नुगारी, इंदिरा गांधी पता क्या कह रही? नुगारी जब सारा राज्य करेगा तो नागरिक क्या करेंगे? इंदिरा गांधी ने पकड़ा, सरदार सोहन सिंह थे, उन्होंने कहा मैडम
ये राज्य, जिस राज्य के लोग है ना, ये बड़े बदतमीज है। उन्होंने कहा क्या, कह रहे हैं ये वहीं टॉयलेट करने जाकर, यहाँ लिखा हुआ टॉयलेट करना मना है, यहाँ लिखा हुआ थूकना मना है, ये वहीं थूक कर जाकर। इंदिरा गांधी को बताया, सरदार स्वर्ण सिंह थे, एक व्यक्ति थे बहुत बड़े, सरदार स्वर्ण सिंह नहीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इंदिरा गांधी ने पता क्या कहा, सुन मेरी बात, अब एक काम करो, इनके लिए तो कुछ करना चाहिए। मैडम यहाँ लिखा है ना बस जलाना मना है, वहीं बस जलाओगे जाकर। भारत के लोग बड़े बदतमीज है, सही बात यह ठीक। यहाँ लिखा है ना 500 रुपए का थूकने पर जुर्माना, तो उस पर लिखेंगे यहाँ 500 रुपए लिखा थू 500 रुपए पड़ेगा जाकर। ये भारत के लोग हैं। तो इंदिरा गांधी होगी परेशान, इंदिरा गांधी परेशान होगी, तो इंदिरा गांधी ने पता क्या करा, अपने खास कैंडिडेट था एक, उन्होंने बुलाया, फोन करा कि मैं ना आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी ने, सरदार स्वर्ण सिंह थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सही बात है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी बनाई। और ये बात 1976 की है, 1976 की इन्होंने कमेटी बनाई और इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, क्योंकि यह कुछ जोड़ना चाह रही थी। जोड़ना क्या चाह रही थी, अनुच्छेद 51 है यहाँ से। इंदिरा गांधी ने 1976 की बात है, 1976 42वां संविधान संशोधन का 42वां, वो 86वां हुआ था, तो 42वें नंबर पर जो हुआ था और जो बात लिखी गई थी, यह लिखी हुई थी बात, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, वो जो संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पता क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, ये हुआ था, अच्छा किसकी अध्यक्षता में होता, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पेपर पूछा था, इसका नाम कहीं पेपर पूछ लिया, सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति यह बनी थी, इसकी अध्यक्षता में। ये एक अध्यक्ष थे, इसके बहुत सारे लोग थे। इन्होंने कहा था कि संविधान में हम अब जन नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य देंगे, बंद कर देते फोन को, क्या लोग रखी बैठ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार भागजंत, तो छोटी हो रही है, तो शांति से बैठे रहो, सुन लो क्या होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई, कमेटी बनाई है। इस कमेटी का क्या काम था, इस कमेटी का काम यही था पता करना कि भारत के नागरिकों को कुछ कर्तव्य देने पड़ेंगे। ये तो बहुत बदतमीज हो चुके हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने पूछा क्या हुआ, मैडम तमीज ही नहीं है, झंडे का भी सम्मान नहीं करते हैं मैडम। जब राष्ट्रीय गान हो ना आते थे तो बदतमीज है, रास्ते तो उठ के बीच में भाग जा राष्ट्रीय गान पे। उसने कहा अच्छा क्या बात है। 1976 में इंदिरा गांधी को सारी बातें बताई उन्होंने बैठ कर, ठीक है। इंदिरा गांधी सामने बैठी थी, सामने बैठ कर चाय पी रहे थे। एक बात होता है मैडम ये वाली बात लिख दो इसमें, हाँ चलो लिखो, ये तो बढ़िया बात है मैडम। एक बात दिक्कत और क्या है, भारत के लोगों की सोच वैज्ञानिक भी नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, सही बात है, सरदार जी थे। इन्होंने कहा पता क्या कहा, मैडम भारत के लोगों की सोच वैज्ञानिक भी नहीं है। उसने कहा क्यों, वैज्ञानिक इसलिए नहीं है, पारलौकिक जगत की बात करते हैं, सारे धर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं बिल्कुल भी, भगवान पास कर रहा मैं इंजीनियरी पेपर देने, भगवान से बना, सोच वैज्ञानिक ही नहीं है, सही यह बात है। हाँ तो इसका मतलब दूसरा खास बात है ना, एक सरकारी नौकरी लेकर बैठ जाएंगे, एक सरकारी नौकरी मिल जाए चाहे जूता साफ करने वाली हो, इतनी सोचन की वैज्ञानिक भावना इनके अंदर ना उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ते मैडम। ये सारी बात फिर मैडम के सामने बैठकर, मैडम कौन, इंदिरा गांधी, उसके सामने बैठकर बातचीत कर ये 11 मौलिक कर्तव्य लिखे, 11 मौलिक कर्तव्य लिखे। कितने, सही बात है, पहले कितने थे, पहले 8 थे ना, अब 11 करे, अच्छा 11, हाँ अब 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य, मौलिक अब 11 मौलिक कर्तव्य। अब ये मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम 11 के 11 पढ़ पाओ, आंसर राइटिंग में दबा के यूज होंगे। 11 के 11 कल सुबह को याद होने चाहिए जब कल यहाँ उपस्थित होंगे। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य क्या है, अभी मैं एक करके तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। बात बताओ समझ में ही नहीं आई, ठीक। फिर इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा यह बात है, तूने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा सुन लो तो अभी बात क्लास पूरी नहीं, कहाँ जा रहे, अजीब आदमी है यार, बड़ी जल्दी रह गई। बस इससे बात चल रही थी, सरदार स्वर्ण सिंह बैठे हुए थे सामने, मैडम बैठी हुई थी सामने, मैडम इस तरह बात कि जो देखो मैं बात करना चाह रहा हूँ। इंदिरा गांधी पता क्या, मेरा दिमाग ना खराब करो, कल को आइए, कल को 11 मौलिक करते मैंने लिख के लेगा, ये सही बात है। जो 10 बात थे मैडम मेरे पास 10 बात होगी, कल को लिख के लेगा, ये कल को याद करके लेगा। इंदिरा गांधी ने कही यही बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चुपचाप कल को 10-11 लिख के लेगा, ये बात कौन थी, नेट पर सर्च करके लिख लेगा वो, ठीक।